सुपर जीन टू एवोल्यूशन। अध्याय 631। कई परीक्षणों के बाद उस व्यक्ति ने पाया कि बेसिन में आग की ताकत किसी भी व्यक्ति के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक थी। भले ही उसने अमर भूमि के उच्चतम स्तर पर निर्वाण के लिए तैयारी की थी, फिर भी वह यहाँ निर्वाण प्राप्त करने के बारे में आश्वस्त नहीं था। बार बार शोध करने के बाद भी उस व्यक्ति को यहाँ निर्वाण पूरा करने का कोई आश्वासन नहीं था, इसलिए उसने एक तरीका सोचा। चूंकि इस अमर भूमि की शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए उसने इसे कमजोर करने का फैसला किया। उसे केवल इस स्थान की विशेषता की आवश्यकता थी, बाद में शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता था। इसलिए उसने बुद्ध मदर स्टार से प्राचीन बुद्ध वृक्ष को लाया और इसे प्राचीन मंदिर में लगाया। प्राचीन बुद्ध वृक्ष में ऊर्जा को अवशोषित करने और परिवर्तित करने का कार्य था, जो अमर भूमि की कुछ ऊर्जा को दूर करने में सक्षम था। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। प्राचीन बुद्ध वृक्ष अमर भूमि से खींची गई ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था, और अगर लगाया जाता तो ऊर्जा के फटने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होता। इसलिए फिर उसने अमर स्तर की कैस गॉड बेल को पाया और उसे प्राचीन बुद्ध वृक्ष पर ग्राफ्ट किया। प्राचीन बुद्ध वृक्ष का उपयोग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता था, और कैस गॉड बेल ने ऊर्जा को लौकी के फलों में बदल दिया, जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा कंटेनर थे। बेल पर अराजकता के लौकी लगातार विकसित होते रहे, और जब तक अराजकता लौकी को तोड़ा जाता रहा, उन्हें संग्रहित किया जा सकता था। इससे न केवल अत्यधिक ऊर्जा की समस्या हल हो गई, बल्कि संग्रहित ऊर्जा का उपयोग यहाँ अपने ऊर्जा व्यय को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता था, और यहाँ तक कि भविष्य की अमरता की तैयारी भी की जा सकती थी, जो वास्तव में एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना था। इन सभी प्रयासों के बाद उस व्यक्ति ने आखिरकार पाया कि प्राचीन बुद्ध वृक्ष और कैस गॉड बेल द्वारा अवशोषित ऊर्जा अभी भी बहुत कम थी। इस दर से इस अमर भूमि की शक्ति को उस स्तर तक कम करने में कम से कम सैकड़ों मिलियन वर्ष लगेंगे, जिसे वह झेल सकता है। कुछ कारणों से वह व्यक्ति इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक और तरीका सोचा और डबल लाइफ बेस तकनीक का अध्ययन किया। जब वह पुनर्जन्म लेता और खुद को फिर से बनाता, तो वह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए डबल लाइफ बेस विधि का उपयोग करता ताकि वह इस स्थान का उपयोग निर्वाण के लिए जल्दी कर सके। इसके अलावा डबल लाइफ बेस को केवल आकस्मिक रूप से संघनित नहीं किया गया था, इसे विशेष रूप से इस निर्वाण के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। फिर उस व्यक्ति ने अमर भूमि की ऊर्जा को दबाने के लिए 8 आत्मा दमन दांव बनाने के लिए अमर स्तर के आत्मा दमन पत्थरों का उपयोग सामग्री के रूप में किया। आत्मा दमन दांव पर विदेशी जानवर जैड मूर्तियां वास्तविक जैड मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि 8 उत्परिवर्तित अमर प्राणियों के शरीर थे। उन्हें उस व्यक्ति द्वारा आत्मा दमन दांव पर जीवित सील कर दिया गया था ताकि उन्हें स्थिर किया जा सके, ताकि अमर भूमि की ऊर्जा द्वारा दांव को बाहर धकेला न जा सके। जैसे जैसे उत्परिवर्तित अमर प्राणियों के शरीर को सील किया जाता था, उनकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती थी, और आत्मा दमन के दांव के माध्यम से प्रेषित ऊर्जा अमर प्राणियों द्वारा अवशोषित की जाती थी, फिर सील द्वारा फिर से बाहर निकाल दी जाती थी। जितनी अधिक ऊर्जा होती थी, सील उतनी ही मजबूत होती थी। सील जितनी मजबूत होती थी, अमर प्राणियों के शरीर के अंदर की शक्ति उतनी ही तेजी से कम होती थी, और इसके विपरीत कम ऊर्जा होने पर निकासी धीमी होती थी। इतने सारे उपायों के बाद उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि वह 30,000 साल बाद निर्वाण के लिए बेसिन में आग का उपयोग कर सकता है, और इस तरह उसने शांतिपूर्वक खुद को फिर से बनाने के लिए पुनर्जन्म लिया। अपने पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने ये सभी मामले यंग्यू वेल के अंदर खुदवाए थे। अगर उसे पुनर्जन्म के दौरान कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ा, तो जब तक वह इन ग्रंथों को देखता, वह स्वाभाविक रूप से जानता कि आगे क्या करना है। एक बार जब वह फिर से निर्वाण प्राप्त कर लेता है, तो भले ही दुर्घटनाएं होती हों, वह निर्वाण के माध्यम से ठीक हो जाएगा, और तब तक उसे सब कुछ याद रखना चाहिए। उसने इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि उसे इस स्थान पर अग्नि का उपयोग करके सफलतापूर्वक निर्वाण पूरा करने का आत्मविश्वास नहीं था, जिसके कारण उसे इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ीं। इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई जानकारी में स्वर्ण बुद्ध मंदिर या मास्टर चाओडू का कोई उल्लेख नहीं था, जिससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया था और मास्टर चाओडू को यहाँ रखा था, वह वही व्यक्ति नहीं था जिसने कुएं में संदेश छोड़े थे। लिनशेन को आश्चर्य हुआ कि पाठ के अंतिम भाग में यंग्यू वेल का भी उल्लेख था, जो इस ग्रह को छोड़ने के लिए टेलीपोर्ट निकला और कुएं में छलांग लगाकर कोई भी इस ग्रह से प्रस्थान कर सकता था। हालांकि यंग्यू वेल बेहद खास है, और किसी अज्ञात कारण से इस ग्रह पर पैदा हुए अमर प्राणी यंग्यू वेल के माध्यम से यहाँ से नहीं जा सकते थे। ये व्यक्ति वास्तव में दुर्जेय है। ये सभी तरीके वास्तव में किसी की कल्पना से परे हैं। क्या उसने कभी अपनी पहचान बताई? ओयांग यूडू ने प्रशंसा में कहा। ये जानते हुए कि वे यंग्यू वेल के माध्यम से जा सकते हैं, सभी की मानसिकता कुछ हद तक बदल गई। अब पहले जैसा तनाव नहीं रहा। आगे बढ़ो और छोड़ दो, मैं नीचे करीब से देखूंगा, वहां कुछ और शब्द हैं, लिनशेन ने कहा। वेई वुफू और ओयांग यूडू ने अपने हाथ छोड़े और लिनशेन सीधे कुएं में घुस गए, ऊपर लिखे पाठ की जांच करने के लिए अंदर मंडराते हुए।
नीचे लिखा है कि ग्रह अकल्पनीय रूप से भयानक है, विशेष रूप से अग्नि बेसिन, जिसने हजारों वर्षों से किसी अमर प्राणी का पालन पोषण नहीं किया है। इससे पहले जो अमर प्राणी इसने पाले थे वे बहुत भयानक रहे होंगे। यदि वे इस ग्रह से बाहर निकल सकते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियों में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। सौभाग्य से ग्रह अपने आप में बहुत खास है, जिससे उन भयानक प्राणियों का वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, उन्होंने पढ़ा। वह ये भी अनुमान लगा रहा है कि अमर भूमि को किसने बदला होगा, इन मिट्टी की झोपड़ियों और मिट्टी के बेसिनों का निर्माण किया होगा। यहाँ तक कि वह भी ऐसी क्षमताओं की प्रशंसा करता है। लिन शेन ने अचानक चुप होने से पहले कहा, क्या बात है? ओयांग यूडू ने जल्दी से पूछा। आखिरकार उसने अपना नाम लिख दिया, लिन शेन ने कहा, उसकी आवाज़ में अजीब सी लहजा थी। ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति का नाम पहचानते हैं। ओयांग यूडू ने कुछ सुराग निकाले। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी को भी ये पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन शेन ने एक अजीबोगरीब भाव के साथ कहा, प्राचीन क्षेत्र का राजा। लिन शेन द्वारा बताए गए नाम को सुनकर ओयांग यूडू और वेई वुफू दोनों समझ गए कि लिन शेन ने ऐसा क्यों किया। प्राचीन क्षेत्र के राजा का अस्तित्व बहुत गहरा है, यहाँ तक कि उसने ग्रह के अमर प्राणियों के बारे में भी कहा कि वे बहुत भयानक और लगभग अजेय हैं, और वह लगभग उनके द्वारा मारा गया था। ये सोचकर कि यह ग्रह वास्तव में कितना भयानक था, उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे कि वे जीवित पहुंचे। ऐसा लगा जैसे उनके पूर्वजों की कब्रें हरे धुएं से भर रही हों। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ छोड़ा गया नाम प्राचीन क्षेत्र का राजा था, न कि उसका दिया हुआ नाम, जिसका अर्थ है कि वह प्राचीन क्षेत्र का राजा बनने के बाद यहाँ आया था। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पहले से ही क्षेत्र का राजा बन चुका था, लगभग यहाँ मर गया, जो वास्तव में अकल्पनीय था। ये सही नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो प्राचीन क्षेत्र के राजा ने आसमान की ओर उंगली उठाकर सीमाएं बनाई और क्षेत्र के राजा की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद प्राचीन राजवंश के पतन में कई दशक नहीं लगे और प्राचीन क्षेत्र के राजा का ठिकाना अज्ञात हो गया। ओयांग यूडू ने एक अजीब भाव के साथ कहा, क्या ये हो सकता है कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से अभ्यास करने के लिए यहाँ आया था? अगर यह सच में मामला था तो यह बहुत संभावना थी कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की मृत्यु नहीं हुई थी, जिसने लिन शेन को और भी अधिक अटकलें लगाने के लिए उकसाया। एक प्राचीन क्षेत्र का राजा जो नष्ट नहीं हुआ था, वह दूसरों के लिए विरासत कैसे छोड़ सकता था? क्या 3 खजाने की पेटियां और प्राचीन क्षेत्र के राजा की कब्र वास्तव में अस्तित्व में थी? ये कुछ हद तक दिलचस्प हो गया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। ऐसा लगता है कि जब प्राचीन क्षेत्र के राजा ने पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से अभ्यास करने का प्रयास किया तो कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, ओयांग यूडू ने कहा। ऐसा लगता है। लिन शेन सुरागों को नोटिस करने पर सहमति हुई। अगर प्राचीन क्षेत्र का राजा सफल होता तो वह संभवतः इन शब्दों को मिटा देता। चूंकि शब्द अभी भी यहाँ थे, इसलिए यह बहुत संभव था कि प्राचीन क्षेत्र के राजा के पुनर्जन्म और नए अभ्यास में कुछ गड़बड़ हो गई हो। ये स्थान वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा तैयार किया गया निर्वाण स्थल है। यहाँ निर्वाण प्राप्त करने से निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली निर्वाण गुण प्राप्त होंगे। शायद हम इस स्थान का उपयोग निर्वाण के लिए कर सकें। लिन शेन के विचार फिर से जाग उठे। इस बात को छोड़कर कि यह स्थान प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा तैयार किया गया था या नहीं, जिस व्यक्ति ने इसे स्थापित किया है वह ब्रह्मांड में दुर्लभ शक्तियों में से एक होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में भी समस्याएं आई। अगर हम यहाँ निर्वाण का प्रयास करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला होगा। ओयांग यूडू ने सोचा। लिन शेन स्वाभाविक रूप से यहाँ के खतरों को जानते थे, लेकिन उनके पास खुद एक डबल लाइफ बेस था, साथ ही एक सुपर बेस फॉर्म और एवोल्यूशन थ्योरी। शायद उनके पास वास्तव में यहाँ निर्वाण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का मौका था। एकमात्र सवाल ये था कि यहाँ निर्वाण के माध्यम से किस तरह के निर्वाण गुण प्राप्त होंगे। ये भी अज्ञात था कि क्या ये वास्तव में जोखिम के लायक होगा। मास्टर चाओ डू, हमें रास्ता मिल गया है और अब जाने की योजना है। क्या आप स्वर्ण बुद्ध मंदिर वापस जाना चाहेंगे या हमारे साथ जाना चाहेंगे? लिन शेन ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसी जगह मौजूद होने के बारे में जानना एक विकल्प के रूप में काम कर सकता था। मैं एक भिक्षु हूँ, मैं इस जीवनकाल में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में फिर से प्रवेश नहीं करूँगा। कृपया दाता, मुझे वापस भेज दो, मास्टर चाओ डू ने कहा। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं मास्टर को बाहर ले जाऊँगा। लिन शेन ने धनुष लिया और मास्टर चाओ डू को पूल से बाहर ले गया। जैसे ही लिन शेन अलविदा कहने और जाने की तैयारी कर रहे थे, मास्टर चाओ डू ने पेड़ों से कुछ लौकी तोड़ी और उन्हें लिन शेन को सौंप दिया। अपनी यात्रा के लिए ये बौद्ध फल ले लो। धन्यवाद मास्टर। लिन शेन ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। अगर वे यहाँ उनसे नहीं मिलते तो उन तीनों को इस ग्रह से भागने में मुश्किल होती। मास्टर चाओ डू को विदाई देने के बाद लिन शेन अपने धनुष के साथ पानी के नीचे के प्राचीन मंदिर में वापस चले गए और वेई वुफू और ओयांग यूडू से फिर से मिल गए।
वे तीनों एक एक करके यंग्यू वेल में कूद गए, और जब उन्हें अपनी सामान्य दृष्टि वापस मिली तो उन्होंने खुद को अंतहीन महासागर के बीच में पाया। जब वे पानी से बाहर निकले तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे समुद्र में। आखिरकार बाहर, लिनशेन आसपास का सर्वेक्षण करने के लिए हवा में उड़ गया और दूर तटरेखा पर एक शहर को धुंधला दिखाई दिया। वे अब उस रहस्यमय ग्रह पर नहीं थे। इस बिंदु पर लिनशेन को अभी भी डर की भावना महसूस हो रही थी। वह ग्रह बहुत भयानक था, यहाँ तक कि एक अमर भी वहां जाने से बच नहीं सकता था। तीनों समुद्र के किनारे शहर की ओर बढ़े और लिनशेन ने ग्रह की जांच करने के लिए संचारक का उपयोग किया। उनके आश्चर्य के लिए यह एक अच्छी तरह से विकसित दुनिया थी जो कई वर्षों से दिव्य जाति के नियंत्रण में थी। लिनशेन के पास जो अधिकार था उसके साथ वह यहाँ मुफ्त में टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकता था, लेकिन मीडू स्टार तक पहुंचने के लिए कई स्थानांतरणों की आवश्यकता थी और केवल वहां से ही कोई स्काई पिनेकल स्टार पर टेलीपोर्ट कर सकता था। चूंकि यह सब वैसे भी मुफ्त था, इसलिए वे तीनों स्काई पिनेकल स्टार पर वापस आ गए, ऐसा महसूस करते हुए कि उस भयानक ग्रह पर उनके अनुभव एक सपने की तरह थे। आपका अगला पठन माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। बहुत देर हो चुकी है। लिनशेन सोफे पर बैठ गया और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन एक आह भरी टाई को उसे खोजने में 2 दिन से भी कम समय बचा था। लॉकी पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। साथ ही लॉकी पर्वत के रहस्य लगातार आश्चर्यजनक लग रहे थे और उन्हें कम समय में उजागर नहीं किया जा सकता था। लिनशेन ने इस पर विचार किया और फैसला किया कि उसे उस अजीब व्यक्ति से सक्रिय रूप से मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वह उसके आने का इंतजार करे। अगर स्काई पिनेकल स्टार पर चीजें उलझ जाती तो यह और भी कम प्रबंधनीय होता। अधिकतर लिनशेन को एक भयानक संदेह था कि टाई प्राचीन क्षेत्र का राजा हो सकता है जिसका पुनर्जन्म विफल हो गया। अगर वह वास्तव में प्राचीन क्षेत्र का राजा था जिसका पुनर्जन्म विफल हो गया, तो यांत्रिक घड़ी एक टाइम बम की तरह होगी, ये किसी भी क्षण फट सकती है, इसलिए इसे वापस करना बेहतर होगा। उसने तियानशिन को एक संदेश भेजा जिसमें बताया कि वह टाई से मिलने जा रहा है। तियानशिन ने जल्द ही एक संदेश भेजा, मुझे खुशी है कि तुमने इस पर विचार किया। जो दूसरों का है उसे वापस किया जाना चाहिए, तुम हर चीज की लालच नहीं कर सकते। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ लिनशेन अच्छी तरह से जानता था कि तियानशिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या दांव पर लगा है। मानव मात्र ग्रह की सुरक्षा खतरे में थी। ऐसा नहीं था कि लिनशेन इसे वापस नहीं करना चाहता था, उसने हिम्मत नहीं की। मूल रूप से लिनशेन ने अकेले ही विशालकाय रिंग स्टार जाने की योजना बनाई थी और ओयांग युडू और वेई वुफू को स्काई पिनेकल स्टार पर छोड़ दिया था। चूंकि ओयांग युडू को अभी भी विशेष सेवा विभाग के मामलों से निपटना था, इसलिए उसने विशालकाय रिंग स्टार की यात्रा छोड़ दी, लेकिन वेई वुफू ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। आराम करने के बाद दोनों बिना देरी किए विशालकाय रिंग स्टार के लिए निकल पड़े। टाई, मैंने पहले ही लिनशेन से संपर्क कर लिया है। तुम्हें उसे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जल्द ही तुमसे मिलने यहाँ आएगा, तियानशिन ने संचारक को नीचे रखते हुए कहा और टाई से बात करने के लिए मुड़ी, जो उसके बगल में लेटा हुआ था। वे दोनों उस समय आउटडोर पूल के किनारे सनबेड पर आराम कर रहे थे। तियानशिन ने फूलों वाली शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि टाई ने काले सूती शॉर्ट्स और एक सफ़ेद टैंक टॉप पहना हुआ था जिससे उसका आधा स्टील बॉडी दिख रहा था। अच्छा, टाई ने जवाब दिया। तियानशिन और लिनशेन के बीच के रिश्ते के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई या उसने उससे संपर्क कैसे किया। तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैंने उससे कैसे संपर्क किया या हमारा रिश्ता क्या है? तियानशिन पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई ज़रूरत नहीं, टाई ने अपनी आंखें बंद करके वहां लेटे हुए कहा। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर लिनशेन तुम्हारी चीज़ें वापस करने से मना करता है तो मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, तियानशिन ने आश्वासन दिया। अच्छा, टाई ने सिर हिलाया, अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने धूप के चश्मे को नीचे खींच लिया। कई घंटे बाद लिनशेन और वेई वुफू पैराडाइज आइलैंड पहुंचे। वह पहले तियानजुन से मिलने गया क्योंकि उसने पहले ही उससे संपर्क कर लिया था। तियानजुन पैराडाइज पैलेस के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। मैं टाई की ताकत को नहीं देख सकता, सावधान रहो और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करो। तियानजुन ने पहले ही लिनशेन से टाई के बारे में बात की थी और अब चेतावनी दोहराए। मैं समझता हूँ, लिनशेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ सिर्फ उसकी चीज़ें लौटाने आया हूँ, मैं उसके साथ किसी भी संघर्ष में नहीं पड़ूंगा, चिंता मत करो। बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ उससे मिलने चलूं। तियानजुन अभी भी चिंतित था। हम में से इतने सारे लोगों का एक साथ जाना कुछ ऐसा लगता है जैसे हम उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह नर्म रवैये पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। मैं खुद ही जाऊंगा, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तियानशुन को अपनी बाहों में भरते हुए और उसके कान में फुसफुसाते हुए। घर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तियानशुन को उनके स्थान का पता लगाने के लिए संदेश भेजने के बाद लिनशेन वेई वुफू के साथ पूल की ओर चल पड़ा। पूल तक पहुंचने से पहले ही टाई जहां लेटा हुआ था वहां से उठकर बैठ गया और लिनशेन की दिशा में देखने लगा।
तुरंत उठकर तियानशुन ने लिनशेन को चिल्लाकर कहा, लिनशेन, जल्दी करो और टाई को वह वस्तु लौटा दो। वह मेरे सम्मान के कारण तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लिनशेन ने तियानशुन के इरादे को समझ लिया। वस्तु सौंपकर समस्या को कम करना। मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या तब हमारी शिकायतें सुलझ जाएंगी? लिनशेन ने मैकेनिकल कलाई घड़ी निकाली और टाई के पास जाकर उसे पेश किया। टाई धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन लिनशेन द्वारा पेश की जा रही घड़ी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने लिनशेन को ठंडी निगाह से देखा और लिनशेन की पीठ पर लगे धनुष की ओर इशारा करते हुए तेजी से पूछा, क्या तुम टेरास्टार गए थे? जिस टेरास्टार की तुम बात कर रहे हो, क्या वह वही है जिसके चारों ओर मंदिर ढह गए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अभी वहां से वापस आया हूं। यह मौत के करीब था, लिनशेन ने जवाब दिया और टाई से कुछ पूछने के लिए मौके का फायदा उठाया जो वह जानना चाहता था। क्या ये धनुष गोल्डन क्रो गॉड मंदिर से है? टाई ने फिर पूछा। हाँ, लिनशेन ने सिर हिलाया। तुम प्राचीन मंदिर गए थे? टाई ने पूछताछ जारी रखी। हाँ, मैं वहां जाए बिना वापस नहीं आ सकता था, लिनशेन ने उत्तर दिया। टाई ने आगे बढ़ने से पहले लिनशेन का मूल्यांकन किया। अच्छा, तुम और मैं युद्ध करेंगे। यदि तुम जीतते हो तो धनुष तुम्हारा रहेगा, यदि तुम हारते हो तो तुम धनुष मुझे दे दोगे। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ले लो, बस मेरे लिए कुछ सवालों के जवाब दो, लिनशेन ने कहा और धनुष को हटाकर टाई को सौंप दिया, साथ ही एक यांत्रिक कलाई घड़ी भी। हालांकि ये वस्तुएं मूल्यवान थीं, लेकिन इनका आनंद लेने के लिए जीवित रहना जरूरी था। यहाँ तक कि तियानशिन ने भी कहा था कि टाई अथाह गहराई में था और लिनशेन को संदेह था कि वह प्राचीन क्षेत्र के राजा का पुनर्जन्म है, इसलिए उसने उसे कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं देना पसंद किया। टाई आश्चर्यचकित लग रहा था। लिनशेन की जांच करने से पहले धीरे से कहा, क्या तुम्हें इस धनुष की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। चूंकि मैंने कहा है कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, भले ही यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना हो, यह अब तुम्हारा है। लिनशेन ने धनुष और घड़ी को सीधे टाई को फेंकते हुए कहा। ये धनुष ब्रह्मांड का नंबर 1 खजाना नहीं है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। ये प्राचीन कबीले के सबसे महान तीरंदाज का अमर जीवन आधार है, जिसके पास ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति है, किसी से भी कम नहीं। टाई ने धनुष पकड़ते हुए शांति से कहा। प्राचीन कबीले के सबसे महान तीरंदाज का अमर जीवन आधार। ये सुनकर तियानशिन चकित रह गया। समय बीतने के कारण आम लोगों को केवल प्राचीन क्षेत्र के राजा के अस्तित्व के बारे में पता हो सकता है, प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी कम होती जा रही है। तियानशिन ने प्राचीन राजवंश के बारे में बहुत शोध किया था, क्योंकि उसे क्षेत्र के राजा के खजाने के ताबूत को खोजने के लिए क्षेत्र के राजा गृह पर जाने की आवश्यकता थी। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने एक राजवंश की स्थापना की थी, और यह निश्चित रूप से केवल उसकी ताकत के कारण नहीं था। ब्रह्मांड का क्षेत्र बहुत विशाल है, और भले ही प्राचीन क्षेत्र का राजा जितना शक्तिशाली हो सकता है, वह संभवतः अकेले ब्रह्मांड की रक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन क्षेत्र के राजा के नीचे विभिन्न कुलों से अनगिनत अमर लोग थे, जो प्राचीन राजवंश के गठन के बाद विभिन्न तारा क्षेत्रों पर शासन करने के लिए अधिकृत। अन्य जातियों के उन अमर प्राणियों के अलावा प्राचीन कुल में भी कई अमर प्राणी थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध प्राचीन 10 सेनापति थे। प्राचीन 10 सेनापतियों में से एक ऐसा था जिसे ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख दिव्य तीरंदाज माना जाता था, एक अमर जो कभी भी अपना लक्ष्य चूकता नहीं था। एक तीर का मतलब निश्चित मृत्यु था, बिना किसी अपवाद के। हालांकि सुदूर युग के कारण इस दिव्य तीरंदाज का नाम भी अज्ञात था, जिसे केवल प्राचीन 10 सेनापतियों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसका उपनाम सन शूटर था। अगर यह धनुष वास्तव में सन शूटर जनरल का अमर जीवन आधार था, तो इसका मूल्य माप से परे होगा। अब जब आपके पास आइटम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। क्या आप कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? लिनशेन ने बेपरवाही से कहा। बोलो। टाई कुछ हद तक हैरान था, क्योंकि लिनशेन आश्चर्यजनक रूप से उदार हो रहा था, जो लिनशेन के बारे में उसकी पिछली धारणा से अलग था। यंग्यू वेल में संदेश छोड़ने वाला, क्या वह तुम थे? लिनशेन ने सीधे अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, टाई ने जवाब दिया। तुम क्या सोचते हो? लिनशेन टाई की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था। अगर प्राचीन क्षेत्र के राजा के पुनर्जन्म और पुनर्वास के साथ वास्तव में कोई समस्या थी, तो उसके लिए ये याद न रखना बिल्कुल सामान्य था कि क्या वे उसके अपने शब्द थे। मुझे नहीं पता, टाई ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने अपना निर्वाण वहां पूरा किया? लिनशेन ने एक और सवाल पूछा। हाँ और नहीं। इस बार टाई का जवाब अप्रत्याशित रूप से अस्पष्ट था। तुम्हारा क्या मतलब है? लिनशेन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं अतीत की बातें याद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपना निर्वाण वहीं पूरा करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी शक्ति के अनुरूप अग्नि बेसिन नहीं मिला। ये संभव है कि अग्नि बेसिन के भीतर गुण बदल गए हों, टाई ने जोर से सोचा। तभी लिनशेन को समझ में आया, कुएं में लिखे शब्दों में कहा गया था कि जब अग्नि बेसिन अमर प्राणी को जन्म देता है, तो उसके गुण भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं।
अगर टाई ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अग्नि बेसिन के भीतर की शक्ति का उपयोग किया होता तो यह बहुत संभव था कि निर्वाण के बाद अग्नि बेसिन के अंदर का गुण बदल गया होता। तुम्हें उस जगह के बारे में क्या याद है? लिन शेन को नहीं पता था कि और कैसे पूछे, इसलिए उसने बस व्यापक शब्दों में पूछा। मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं वह नहीं हूँ। टाई ने धनुष को लिन शेन की ओर फेंकते हुए कहा, मुझे केवल अपनी चीजें चाहिए, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। चलो तियानशिन के चेहरे को देखते हुए सभी ऋणों का निपटारा कर देते हैं। तुम इतना कैसे सुनिश्चित हो सकती हो कि तुम वह नहीं हो? लिन शेन को कुछ हद तक अविश्वास हुआ, लेकिन फिर भी उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस छोटे से लड़के तियानशिन का चेहरा वास्तव में उपयोगी होगा। क्योंकि मुझे पहले से ही याद है कि मैं कौन हूँ, टाई ने निश्चितता के साथ कहा। तुम कौन हो? लिन शेन अचानक आश्चर्यचकित हो गया। अगर टाई को वास्तव में याद था कि वह कौन था, तो यह बहुत ही असंभव था कि वह पुनर्जन्म वाला प्राचीन क्षेत्र का राजा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं समझ सकूं? तियानशिन ने चिढ़कर शिकायत की, क्योंकि वह वास्तव में एक भी शब्द नहीं समझ पाया था। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया, टाई को घूरते हुए जवाब का इंतजार किया। मेरा नाम लिन यिन है, टाई ने धीरे से कहा। लिन शेन ने आश्चर्य से टाई को देखा, कुछ पल के लिए जवाब के लिए असमंजस में पड़ गया। वह नाम उसके लिए बहुत परिचित था, उसके दूसरे बड़े भाई का नाम लिन यिन था, लेकिन लिन शेन को यकीन था कि टाई उसका दूसरा भाई नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। हालांकि लिन शेन तब छोटा था जब उसका दूसरा भाई लापता हो गया था और उसे उसके बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने तीसरे और चौथे भाइयों से सुना था कि दूसरे भाई का शरीर बहुत मजबूत था, जो कुछ हद तक टाई से मेल खाता था। हालांकि उनका दूसरा भाई आधा इंसान आधा धातु का राक्षस नहीं था, और टाई के चेहरे के बचे हुए आधे हिस्से के आधार पर उसके चेहरे की विशेषताएं लिन परिवार की विशेषताओं जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थीं। लिन मियाओ सहित सभी लिन भाइयों की पलकें एक ही थीं, जबकि टाई की पलकें स्पष्ट रूप से दोहरी थीं और कहीं और कोई समानता नहीं थी। उनकी पुतलियों और बालों का रंग भी थोड़ा अलग था और उनके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से अलग थीं। तुम कहाँ से हो? लिन शेन को लगा कि टाई, जो खुद को लिन यिन कहता है, शायद उसका नाम भी कुछ ऐसा ही लगता है, या शायद यह एक ही नाम का संयोग था। डार्क बर्ड बेस, टाई द्वारा कहे गए 4 शब्दों ने लिन शेन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम लिन यिन है, डार्क बर्ड बेस में पैदा हुआ? लिन शेन ने टाई को घूरते हुए कहा, उसे यकीन हो गया कि वह आदमी पागल हो गया होगा। वह लिन यिन कैसे हो सकता है? हाँ, डार्क बर्ड बेस, लिन यिन। मुझे अब याद आ गया है, डार्क बर्ड बेस में मैंने जो कुछ अनुभव किया था, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्से, टाई ने समझाया। नहीं नहीं नहीं, तुम लिन यिन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डार्क बर्ड बेस से हो। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं लिन यिन नहीं हूँ? टाई की आंखें ठंडी हो गईं और उसका लोहे का हाथ हिलने के लिए तैयार लग रहा था। तुम कहते हो कि तुम लिन यिन हो, तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? लिन शेन ने टाई को देखते हुए पूछा। बेशक मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम लिन शेन है। टाई को समझ में नहीं आया कि लिन शेन ये क्यों पूछ रहा था। तो क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ पैदा हुआ था? लिन शेन ने फिर पूछा। डार्क बर्ड बेस, टाई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम जानते हो कि मेरा नाम लिन शेन है और मैं डार्क बर्ड बेस में पैदा हुआ था। तो अगर तुम लिन यिन हो, तो तुम कैसे नहीं जान सकते कि लिन शेन तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा अपना खून का भाई है? लिन शेन ने टाई पर नजर गड़ाते हुए कहा। टाई अवाक रह गया, लिन शेन को घूरता रहा और पूछा, जिस लिन यिन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये वही लिन यिन है? डार्क बर्ड बेस में दूसरा लिन यिन नहीं होना चाहिए, जब तक कि जिस डार्क बर्ड बेस की तुम बात कर रहे हो वह वही न हो जिससे मैं हूं, लिन शेन ने कहा। तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है। तो इसका मतलब है, टाई, जिसके चेहरे पर हमेशा भाव नहीं रहते थे, ने अचानक एक बहुत ही जटिल भाव प्रकट किया, तुम मेरे भाई हो? लिन शेन पूरी तरह से हैरान था, सोच रहा था, क्या टाई का दिमाग खराब हो गया है? भले ही उसका दिमाग खराब हो गया हो, फिर भी उसकी आंखें ठीक होनी चाहिए, है न? या ऐसा है कि उसने कभी आईने में नहीं देखा और उसे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है? हम दोनों में एक भी समान विशेषता नहीं है, हम जैविक भाई कैसे हो सकते हैं? हालांकि आगे विचार करने पर लिन शेन ने सोचा कि टाई की वर्तमान आधी मानव आधी धातु की स्थिति को देखते हुए, अगर वह खुद होता तो शायद वह भी इसे स्वीकार नहीं कर पाता। ये समझ में आता था कि उसे आईने में देखना पसंद नहीं था। टाई, देखो, मेरी एक पलक है और तुम्हारी दोहरी पलक है। मेरे बाल और पुतलियां हल्के रंग की हैं, जबकि तुम्हारी गहरी हैं। यहाँ तक कि हमारी नाक के पुल भी अलग अलग हैं, तुम्हारी ऊंची और मेरी छोटी। चेहरे की एक भी विशेषता समान नहीं है, हम जैविक भाई कैसे हो सकते हैं? लिन शेन ने अपने चेहरे की ओर इशारा किया, जितना संभव हो सके टाई को याद दिलाने की कोशिश करते हुए कि वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते।
ये सुनने के बाद टाई वाकई लिन शेन को देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। लिन शेन ने राहत की सांस ली, ऐसा लग रहा था कि टाई को समझ आ गया होगा। अचानक टाई लिन शेन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक असामान्य रूप से कोमल नज़र से देखा। उत्कृष्ट पारिवारिक जीन विरासत में न मिलना तुम्हारी गलती नहीं है। फफट। तियानशिन, जो फल खा रही थी और शो का आनंद ले रही थी, लगभग हंस पड़ी और किसी भी तरह से रुक नहीं पाए। इतनी जोर से हंसी कि वह सीधी नहीं हो सकी। लिन शेन पूरी तरह से अवाक रह गई। ये सब क्या था? जब उनके बीच एक भी समानता नहीं थी तो इसका आनुवंशिक विरासत से क्या लेना देना हो सकता है? चाहे उसकी अपनी आनुवंशिकी कितनी भी खराब क्यों न हो, वे पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। दरअसल मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन हैं, उन सभी की पलकें भी एक ही हैं। लिन शेन ने सोचा और कहा। टाई की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा सदमे की तस्वीर बन गया। ये देखकर लिन शेन को बोलने का पछतावा हुआ। टाई अपने तरीके से विलक्षण और अजीब था। अगर वह क्रोधित हो गया और वास्तविकता से मोहभंग हो गया तो क्या वह शत्रुतापूर्ण हो सकता है और लिन शेन पर मौके पर ही हमला कर सकता है? तुम्हारा मतलब है? टाई ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, लिन शेन को सख्ती से देखते हुए। ये सही है, ये वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो। लिन शेन ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह टाई को और भड़काना नहीं चाहता था। मेरे 2 और भाई और एक बहन है, टाई ने गंभीरता से कहा। लिन शेन ने टाई को अचंभित होकर देखा, उसका मन उथल पुथल में था। खुद से सोच रहा था, तुम गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अगर तुम हमारे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते तो तुम हमारे जैविक भाई कैसे हो सकते हो? मुझे अब थोड़ा याद आ रहा है, मेरे 3 छोटे भाई और एक बड़ी बहन होनी चाहिए। तुम सबसे छोटे हो, है न? टाई ने सोचा। मैं वास्तव में सबसे छोटा हूं, लेकिन तुम वास्तव में हमारे जैसे नहीं दिखते। लिन शेन ने झिझकते हुए कहा। तो इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी 2 भाई और सबसे बड़ी बहन कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं, टाई ने गंभीरता से कहा, जैसे उसने लिन शेन की कही एक भी बात नहीं सुनी हो। सबसे बड़ी बहन यहाँ है, मैं उसे लेने जाऊंगा, तियानशिन ने कहा, नाटक में कुछ और जोड़ने के लिए उत्सुक और लिन मियाओ को लाने के लिए तैयार। तियानशिन, रुको, लिन शेन ने उसे रोकने के लिए जल्दी से पुकारा। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया था कि टाई खुद को लिन शेन का दूसरा भाई लिन यिन क्यों समझता था। अगर वे अभी दिखावा करते हैं और बाद में जब टाई का दिमाग साफ हो जाता है तो वह सोच सकता है कि लिन शेन ने उसे धोखा दिया है। क्या ये गड़बड़ नहीं होगी? टाई, तुम वास्तव में हमारे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, ये बहुत कम संभावना है कि तुम मेरे दूसरे भाई हो। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और चीज़ों को स्पष्ट करने का फैसला किया। टाई ने लिन शेन को देखा और कहा, शायद मेरी शक्ल थोड़ी बदल गई है, यही वजह है कि हम थोड़े अलग लगते हैं। तुम कहते हो कि इसकी संभावना बहुत कम है, जिसका मतलब है कि तुम भी निश्चित नहीं हो सकते, इसलिए हमारी सबसे बड़ी बहन मुझे पहचान पाएगी। चलो उसे देखते हैं, स्वाभाविक रूप से ये साबित करेगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। लिन शेन को लगा कि यह समझ में आता है। उसे याद नहीं था कि उसका दूसरा भाई कैसा दिखता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बहन को जरूर याद होगा। उसकी एक नज़र से और टाई शायद हार मान लेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ये कहने ही वाला था कि वह उनकी सबसे बड़ी बहन को खोजने जाएगा, लेकिन टाई ने जोर देकर कहा कि उसे ही उससे मिलना चाहिए। बिना किसी और चर्चा के उसने तियानशिन को उनके साथ जाने का रास्ता दिखाया। लिन शेन और वेई वुफू केवल साथ चल सकते थे। लिन शेन वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि टाई उसे लिन यिन मानने में इतना जिद्दी क्यों था। लिन मियाओ किडनी ट्रेजर पिल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में था। किडनी ट्रेजर पिल्स हाल ही में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए गई थी और तियानजुन के चैनलों के माध्यम से उन्हें सेलेस्टियल रेस के कई ग्रहों पर बेचा गया था, जिसमें काफ़ी प्रभावशाली बिक्री हुई थी। उत्पादन बिक्री की गति के साथ नहीं चल सका, जिससे लिन मियाओ को बहुत परेशानी हुई। किडनी ट्रेजर पिल्स का उत्पादन सीमित था, उन्हें बड़े पैमाने पर उगाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। लिन मियाओ, जो खेती के बगीचे का निरीक्षण कर रही थी, ने लिन शेन और अन्य लोगों को आते देखा। लिन शेन और उसके समूह की ओर चलते हुए उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। लिन शेन और अन्य लोगों के साथ टाई को देखना लिन मियाओ के लिए थोड़ा आश्चर्य की बात थी। उसने टाई को पहचान लिया, लेकिन वह इस दौरान पैराडाइज आइलैंड नहीं गई थी और उसे पता नहीं था कि टाई वहाँ है। लिन शेन और अन्य लोगों के साथ चलते समय टाई को कोई खास समस्या न देखकर उसे लगा कि कुछ हुआ होगा और शायद वे अब दुश्मन नहीं थे, इसलिए वह बहुत चिंतित नहीं थी। जब टाई ने लिन मियाओ को देखा तो उसने लिन शेन के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ने की पहल की। लिन मियाओ के सामने खड़े होकर उसने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, मैं लिन यिन हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? लिन मियाओ टाई की बातों से हैरान थी। हालांकि कई साल बीत चुके थे, फिर भी उसे याद था कि लिन यिन कैसा दिखता था। भले ही उसकी याददाश्त साफ न हो, लेकिन टाई की शक्ल वाकई लिन यिन से काफ़ी अलग थी, उसके लिए उसे लिन यिन समझना असंभव था। जैसे ही लिन मियाओ कुछ कहने वाली थी, टाई ने अचानक धीरे से पूछा, बड़ी बहन, क्या हुआ, अभी भी आसपास है?
लिन मियाओ, जो कुछ कहने ही वाली थी, अचानक स्तब्ध रह गई। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। लिन शेन को बचपन में बिल्ली के बालों से बहुत एलर्जी थी, इसलिए वे घर पर बिल्लियां नहीं रख सकते थे। बाद में लिन यी ने एक नई दूध छुड़ाई हुई बिल्ली का बच्चा घर लाया। उसने दावा किया कि इसने उसकी जान बचाई है और वह उसे लिन मियाओ के पास ले जाना चाहता था ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। लेकिन लिन शेन की वजह से बिल्ली का बच्चा उनके घर पर नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने बिल्ली के बच्चे को रखने के लिए बाहर एक यार्ड ढूंढा, यहाँ तक कि उसका नाम हुआ भी रखा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में केवल लिन यिन और लिन मियाओ ही जानते थे, यहाँ तक कि लिन जियांगडोंग और लिन जोंगजेंग भी नहीं जानते थे। ये देखकर कि यह अजनबी हुआ के बारे में जानता था, लिन मियाओ को हैरानी हुई, लेकिन चाहे उसने टाई को कैसे भी देखा हो, वह लिन यिन जैसा नहीं लग रहा था। क्या तुम हुआ के बारे में जानते हो? लिन मियाओ ने संदेह से पूछा। एक बार जब मैं जानवरों का शिकार करने गया था तो मैंने झाड़ियों में एक बिल्ली के बच्चे की चीख सुनी। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने झाड़ियों से एक छोटी सी दूधिया बिल्ली को रेंगते हुए देखा और उन झाड़ियों में एक 7 चरणीय सोने की अंगूठी वाला सांप छिपा हुआ था जो मुझ पर घात लगाने वाला था। अगर दूधिया बिल्ली की आकस्मिक चेतावनी न होती तो मैं उस हमले से बच नहीं पाता। अपनी कहानी खत्म करने के बाद टाई ने फिर से पूछा, क्या हुआ अभी भी आसपास है? ये बहुत बुरा था और कुछ साल पहले इसकी मृत्यु हो गई। मैंने इसे फूलों के बिस्तर में दफना दिया था जहां इसे खेलना बहुत पसंद था। लिन मियाओ ने टाई को घूरते हुए कहा, कुछ पलों के लिए शब्दों के अभाव में। ये कुछ ऐसा था जो केवल लिन यिन और उसे ही पता होना चाहिए था। अपने भाइयों को चिंता में डालने से रोकने के लिए लिन यिन ने उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह किसी को न बताए। लिन शेन ने और अधिक ध्यान से सुना और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह इस बात से हैरान था कि टाई को उसके दूसरे भाई के मामलों के बारे में कैसे पता चल सकता है। हालांकि वह स्थिति को समझ नहीं पाया, लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी देखे, टाई उसका दूसरा भाई नहीं हो सकता था। बड़ी बहन, क्या वह तुम्हें हमारा दूसरा भाई लगता है? लिन शेन ने जल्दी से उसे याद दिलाया। लिन मियाओ ने टाई को ध्यान से देखा। वास्तव में वह उनके दूसरे भाई जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन जितनी देर वह देखती रही उतना ही उसके अंदर अपनेपन का भाव भरता गया। अगर कोई चेहरे और आधे स्टील के शरीर को नज़रअंदाज कर दे तो इस आदमी की बनावट और आभा लिन यिन से बहुत मिलती जुलती थी। एक पल के लिए लिन मियाओ वास्तव में झिझक गई। बड़ी बहन, तुम्हें मेरी याद है ना? मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था और शायद मैं पहले से थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुम मेरी बड़ी बहन हो, रिश्तेदारों के बीच की भावना गलत नहीं हो सकती, टाई ने अपनी बहन से पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा। बड़ी बहन। लिन मियाओ की झिझक को देखते हुए लिन शेन ने उसे जल्दी से याद दिलाया कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि टाई उनका दूसरा भाई है क्योंकि वह उसके बारे में कुछ बातें जानता था। ये बहुत दूर की बात होगी। जल्दी मत करो। लिन मियाओ ने लिन शेन को रोका और टाई से कहा, अपनी शर्ट उतारो, मुझे अपनी पीठ दिखाओ। हालांकि टाई को नहीं पता था कि लिन मियाओ क्या करने की योजना बना रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसके पास उसकी पहचान की पुष्टि करने का कोई तरीका होना चाहिए। बिना कुछ पूछे उसने अपनी बनियान उतार दी और लिन मियाओ की ओर पीठ कर ली। लिन शेन और अन्य लोगों की निगाहें भी टाई पर पड़ीं। वे उत्सुक थे कि लिन मियाओ क्या कर रहा है। टाई का शरीर मजबूत और सुगठित था, आधा भयानक काला स्टील और आधा मजबूत मांसपेशियां। मांसल आधे हिस्से की पूर्णता किसी भी तरह से स्टील बॉडी से कमतर नहीं थी। लिन मियाओ ने टाई की पीठ के मांसल आधे हिस्से को ध्यान से देखा और तुरंत भावुक हो गई। वह तेजी से करीब चली गई, टाई की पीठ के निचले हिस्से पर एक जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एक लाल बर्थमार्क था जो बटेर के अंडे जितना बड़ा था, जिसका आकार चौकोर छेद वाले तांबे के सिक्के जैसा था। ये सही है, ये सही है। यिन, ये वास्तव में तुम हो, ये वास्तव में तुम हो। तुम इतने सालों से कहाँ थी? लिन मियाओ की भावनाएं अचानक ढह गईं और वह टाई को कसकर पकड़ते हुए रोने लगी। बड़ी बहन। टाई ने लिन मियाओ के कंधों को पकड़ लिया। उसके चेहरे के मानवीय हिस्से की आंख भी लाल थी, बहुत भावुक दिख रही थी। लिन शेन अवाक रह गया, उसका मुंह खुला हुआ था। वह उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में रोते हुए देख रहा था। नहीं, ये संभव नहीं है। क्या ये किसी तरह के शारीरिक उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है? वह दूसरा भाई पहले से थोड़ा अलग दिखता है। लिन शेन एक पल के लिए संदेह से भर गया। बड़ी बहन, क्या आपको यकीन है कि वह हमारा दूसरा भाई है? लिन शेन ने देखा कि लिन मियाओ ने कुछ हद तक अपना संयम वापस पा लिया था और जल्दी से फिर से पूछा। कोई गलती नहीं है, इस तांबे के सिक्के के जन्मचिन्ह का आकार और स्थान बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लिन मियाओ ने निश्चितता के साथ कहा। एक पल के लिए लिन शेन भी डगमगाने लगा, ये सोचकर कि ऐसा अजीब जन्मचिन्ह संभवतः इतना संयोग से मेल नहीं खा सकता। लिन शेन ने जो सोचा था कि टाई को उम्मीद छोड़ने के लिए एक परीक्षा होगी, वह परिवार की पहचान के व्यापक दृश्य में बदल गई थी, जिसमें लिन मियाओ ने टाई को बातचीत में खींचा और अधिक से अधिक निश्चित हो गया कि वह वास्तव में उनका दूसरा भाई लिन यिन था।
हालांकि टाई को बहुत सी चीजें याद नहीं थीं, लेकिन जो कुछ भी उसे याद था वह सब मेल खाता था। क्या हो रहा है? लिन शेन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, उसका दिमाग घूम रहा है। वह अजीब बूढ़ा टाई जिससे वह बच रहा था, क्या वह वाकई उसका दूसरा भाई लिन यिन हो सकता है? लिन शेन निश्चित नहीं हो सका, लेकिन उसे इसका खंडन करने के लिए कोई सबूत भी नहीं मिला। तियानशिन, जो एक तरफ खड़ा था, भी दंग रह गया। उसने भी सोचा था कि टाई लिन शेन का असली भाई नहीं हो सकता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे वाकई भाई बहन हैं। वेई, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है कि वह वाकई वही हो? लिन शेन एक तरफ गया, दोनों को सच्ची भावनाओं में डूबे हुए देखकर, और चुपचाप वेई वुफू से पूछा। वेई वुफू ने लिन शेन को देखा, फिर टाई को, और सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है। आकर्षक समानता का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक जैसे न दिखना, है न? लिन शेन कुछ हद तक शब्दों के अभाव में था, लेकिन इस समय तक ऐसा लग रहा था कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वे केवल चुप रह सकते हैं। लिन मियाओ बहुत खुश था और उसने लंच तैयार किया। लिन शेन और बाकी लोगों को साथ में खाने के लिए बुलाया। एक तरफ बैठे हुए लिन शेन को बहुत अजीब लगा। वह ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि अजीबोगरीब टाई वास्तव में उसका दूसरा भाई था। लिटिल फाइव, तुम किस बात के लिए इधर उधर भाग रहे हो? तुम्हारा दूसरा भाई अक्सर वापस नहीं आता। उसने पिछले कई सालों में बहुत कुछ सहा होगा। हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे दूसरे भाई के लिए टोस्ट करूंगा। लिन मियाओ बहुत खुश था। ठीक है, अब हम सब एक परिवार हैं। तुम टाई के छोटे भाई हो और मैं टाई का भाई हूँ, इसलिए अब हम भाई हैं। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए अब से मुझे भाई शिन ही बुलाना। तियानशिन ने खुशी से अपना गिलास उठाते हुए कहा, चलो लिटिल फाइव, चलो अपने दूसरे भाई के लिए पीते हैं। नहीं, चलो अपने दूसरे भाई के साथ पीते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? अब से तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। यहाँ हर कोई तुम्हारा बड़ा भाई है, समझे? लिन शेन निराश हो गया, वह स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा नहीं होता, तियानशिन ने जल्दी से बीच में कहा। तो ये कैसे काम करता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी छोटी चाची को यहाँ बुलाऊं और तुम्हारे साथ इस पर ठीक से चर्चा करूं? लिन शेन ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे दूसरे भाई का भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भाई कहना होगा। तियानशिन गुस्से में था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। ... जब लिन शेन पैराडाइज पैलेस लौटे तो पहले से ही अंधेरा था, लेकिन सौभाग्य से उनके पास नाइट ग्लो फ्लावर था, इसलिए उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगा। तियानजुन के कमरे में प्रवेश करते ही लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठीं। रात बहुत अंधेरी थी, फिर भी इस अंधेरे के भीतर एक रोशनी लग रही थी। वह रोशनी इतनी सफ़ेद। जब लिन शेन अगले दिन उठे तो उन्हें लगा कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है और किसी को सार्थक काम करने चाहिए और अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतने सारे मनुष्य अभी भी पीड़ित थे और ब्रह्मांड में अनगिनत जातियां कठिनाइयों और अनुचित व्यवहार को सहन कर रही थीं, उन्हें बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही थीं। लिन शेन को लगा कि ब्रह्मांड में अनगिनत जातियों के सदस्य के रूप में उन्हें खड़ा होना चाहिए और मानवता के उत्थान और ब्रह्मांड की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अगर मैं ऋषि नहीं बनूंगा तो कौन जाएगा? एक सच्चे आदमी को खुद के साथ सख्त होना चाहिए, प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए और यहाँ तक कि मृत्यु में भी ब्रह्मांड में उपलब्धियां छोड़नी चाहिए। लिन शेन ने तियानजुन के थोड़े और सोने के निमंत्रण को बेरहमी से अस्वीकार कर दिया और दृढ़ता से बिस्तर से उठ गया। ब्रह्मांड की अनगिनत जातियों की स्वतंत्रता के लिए कड़ी मेहनत करने का दृढ़ संकल्प किया। नाश्ता करने के बाद, जिसमें 2 अतिरिक्त अंडे शामिल थे और किसी और को नाश्ते के लिए नहीं देखा, लिन शेन खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका। सुबह 9:30 बजे पैराडाइज आइलैंड किसने देखा है? अब मेरे जितना मेहनती बहुत कम लोग हैं। वे आलसी लोग अंततः दुनिया से खत्म हो जाएंगे और मैं धारा के विरुद्ध उठूंगा और समय का अग्रणी बनूंगा। लिन शेन अकेले प्रशिक्षण क्षेत्र में गया, अपनी छाती फुलाकर दरवाजा खोला और तियानशिन, वेई और टाई को अंदर कुछ चर्चा करते देखा। अहम, गुड मॉर्निंग। लिन शेन ने हल्की खांसी की और फिर दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा। ये दिन का समय है और तुम गुड मॉर्निंग कहते हो? तियानशिन ने उसकी ओर देखा। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और वेई के पास जाकर कहा, वेई, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और मुझे शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया? शोरगुल। वेई वुफू ने सिर्फ एक शब्द में कहा, अहम। लिन शेन ने विषय बदलते हुए कहा, चलो वेई, चलो साथ में अभ्यास करते हैं। हमें अभ्यास करते हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे कौशल में जंग लग गई है। लिन शेन वेई के साथ मुकाबला करते थे और यह मूल रूप से एक पिटाई थी। हताश क्षणों में जीत का मौका मिलता था, लेकिन एक शुद्ध कौशल लड़ाई में वेई वुफू केवल एक हाथ से ही जीत सकता था। मेरे पास आओ वेई। लिन शेन ने हथियार रैक से 2 कुंद प्रशिक्षण तलवारें पकड़ते हुए और ब्लड लाइफ ब्लेड कौशल रुख अपनाते हुए कहा।
वेई वुफू ने एक अभ्यास ब्लेड उठाया और सीधे लिन शेन पर वार किया। लिन शेन द्वारा लिया गया जवाबी हमला वेई वुफू के खिलाफ किसी काम का नहीं लग रहा था। वेई बस इसके लिए तैयार नहीं था और बिना परवाह किए नीचे गिर गया। लिन शेन ने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का उपयोग करके बचाव किया, लेकिन उसका बचाव का तरीका पीछे की ओर वार करना था, जिसका लक्ष्य वेई वुफू के शरीर पर नहीं बल्कि आने वाले ब्लेड पर था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धातु के टकराने की आवाज़ लगातार आ रही थी और दोनों पुरुषों ने बाघों की तरह क्रूरता दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बेतहाशा लड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में लिन शेन लगातार बचाव कर रहा था। उसकी रक्षात्मक ब्लेड तकनीक बस दूसरों से अलग थी। बगल से देख रहा तियानशिन थोड़ा हैरान था, उस आदमी का कौशल इतना सटीक कब हो गया। एक पल के लिए वेई वुफू लिन शेन की रक्षा को भेद नहीं सका और ऐसा लगा कि लिन शेन प्रबंधन से कहीं ज्यादा कर रहा था। इसे जारी रखो, वेई, तियानशिन ने कहा और उसने हथियार रैक से एक और अभ्यास ब्लेड उठाया और उसे लड़ते हुए वेई वुफू की ओर फेंक दिया। वेई वुफू ने प्रशिक्षण तलवार पकड़ी जिसे तियानशिन ने अपने मुक्त बाएं हाथ से फेंका और लिन शेन की तरह दोनों हाथों से तलवारें चलाईं। उसका हमला और भी उन्मत्त हो गया। जब चारों तलवारें तेजी से टकराईं तो ब्लेड की चमक हवा में नाचने लगी, जिससे एक अशांत शोर पैदा हो गया, जैसे कि वे एक भयंकर युद्ध के बीच में हो जो हजारों सैनिकों के बीच टकराव की याद दिलाता हो। उनके पैर जमीन पर ऐसे जमे हुए थे मानो कीलें ठोंकी गई हों। दोनों में से कोई भी आधा कदम पीछे नहीं हट रहा था, वे केवल अपनी तलवारों पर निर्भर थे। प्रशिक्षण तलवारें बार बार होने वाले प्रहारों का सामना नहीं कर सकीं और उनमें अनगिनत निशान रह गए, जब तक कि वे दोनों पुरुषों द्वारा काट नहीं दिए गए। लिन शेन ने अपनी टूटी तलवार की मूठ पकड़ी, ये देखकर कि वेई वुफू के पास भी केवल उसकी टूटी तलवारों की मूठ बची थी, और उसे बहुत खुशी हुई। ये पहली बार था जब उसने वेई वुफू का सामना किया था और वह पीछे नहीं रह गया था, और हालांकि उसका लाभ पूरी तरह से रक्षात्मक चालों के कारण था, लेकिन यह उसे रोमांचित करने के लिए पर्याप्त था। मेरा कौशल आखिरकार एक नए स्तर पर पहुंच गया है, लिन शेन ने खुद से सोचा, लेकिन तभी टाई ने संपर्क किया। लिन शेन, तुम्हारा कौशल बहुत खराब है। वहां मारे जाना बहुत आसान है। तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। टाई ने रैक से 2 और अभ्यास तलवारें लीं और उन्हें लिन शेन को फेंक दिया। लिन शेन ने सोचा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं मानता हूं कि मेरा कौशल अभी तक नहीं है, लेकिन रक्षा के मामले में मेरा स्तर निश्चित रूप से बुरा नहीं है। आसानी से मारे जाने के बारे में यह क्या है? तुम्हारे सपनों में तुम मुझे सिर्फ इसलिए धमकाते थे क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत और गति थी और मेरा स्तर कम था। अगर हम एक ही स्तर पर होते तो मेरी रक्षा को भेदने की कोशिश करते। मेरे पास तुम्हारी ताकत और गति नहीं है, इसलिए मैं वी के साथ जारी रखना पसंद करूंगा, लिन शेन ने चतुराई से जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ताकत और गति को तुम्हारे बराबर नियंत्रित करूंगा, टाई ने कहा, साथ ही एक अभ्यास ब्लेड उठाकर लिन शेन पर वार किया। वही ताकत और गति, देखते हैं तुम मेरे ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल को तोड़ते हो। लिन शेन को विश्वास नहीं था कि टाई उसके साथ कुछ कर सकता है। जैसे ही टाई का ब्लेड नीचे की ओर आया, लिन शेन ने तुरंत ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का इस्तेमाल किया, प्रक्षेप पथ में संभावित बदलावों को रोक दिया और अपनी बाएं हाथ की तलवार से उसका सामना किया। लिन शेन के ब्लॉक में हवा के अलावा कुछ नहीं था। उसने टाई की तलवार को नीचे गिरते हुए साफ देखा, लेकिन जब वह ब्लॉक करने गया तो उसने पाया कि उसकी अपनी तलवार एक कदम बहुत तेज थी। जब तक उसकी तलवार घूमी तब तक टाई का ब्लेड नीचे गिर चुका था, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। अपनी दूसरी तलवार को समय पर बचाने के लिए तो दूर की बात थी। टाई का ब्लेड उसकी गर्दन पर टिका हुआ था और हालांकि लिन शेन पीछे हटने के लिए श्रिम्प स्लाइडिंग स्किल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना चाहा। वे ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और ब्लेड तकनीक के माप से वह पहले ही उस चाल से हार चुका था। अभी उस ब्लेड में क्या था? तियानशिन बगल से देख रही थी, वह भी कुछ हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि लिन शेन कैसे हार गया। लिन शेन की रक्षात्मक स्थिति ठीक थी और उसके वार का समय सही था, लेकिन वह टाई के ब्लेड को क्यों नहीं रोक सका? ये वास्तव में हैरान करने वाला था। उसके कोण से ऐसा लग रहा था कि लिन शेन ने अपनी तलवार की गति बढ़ा दी थी। टाई के ब्लेड के गिरने से पहले ही आगे निकल गया और टाई के वार को रोकने में विफल रहा। वेई वुफू ने टाई के हाथ में ब्लेड को घूरते हुए सोचा, आपकी ब्लेड तकनीक बहुत भयंकर है, फिर भी ये पूरी तरह से रक्षात्मक है, जो विरोधाभासी है, टाई ने कहा और धीरे धीरे बोलते हुए अपना ब्लेड वापस ले लिया। ब्लेड तकनीक में बचाव करना एक शहर की रक्षा करने जैसा है, जो कमजोर ताकतों के साथ एक मजबूत दुश्मन को हराने के लिए शहर की ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपने मूल लाभ को त्याग देते हैं, दुश्मन से सीधे भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबरी पर हैं तो आप दुश्मन को हरा सकते हैं, तो फिर बचाव करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने बचाव करना चुना है तो फिर अपनी सेना क्यों बर्बाद करें और अपना फ़ायदा क्यों खोएं? ये तर्क सही नहीं है। इसके अलावा जब आप पहल करते हैं तो आप आसानी से बहक जाते हैं, और यदि आप वास्तविक से छल को नहीं पहचान पाते हैं तो इसे बिना उकसावे की हार कहा जा सकता है।
टाई ने लिन शेन के ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल को पूरी तरह से कमतर आंका, फिर भी लिन शेन नाराज नहीं हुआ। टाई ने जो कहा वह गलत नहीं था, और वास्तव में टाई ने एक ही झटके में लिन शेन के ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल को तोड़ दिया था, एक निर्विवाद तथ्य। क्रोधित होने से दूर लिन शेन को कुछ हद तक राहत महसूस हुई कि यह टाई ही था जिसने सबसे पहले उसकी ब्लेड तकनीक को तोड़ा था। अगर किसी सच्ची जिंदगी मौत की लड़ाई में किसी ने उसे इस दोष में पकड़ा होता तो उसे जो कीमत चुकानी पड़ती वह सिर्फ ये शिक्षाप्रद शब्द नहीं होते, बल्कि खून की कीमत होती, और संभवतः उसकी जान भी। लिन शेन के विचार शांत हो गए जब उसने टाई को देखा। उसके हाथ उसकी जुड़वां तलवारों को कसकर पकड़ रहे थे। फिर से लिन शेन जानता था कि टाई सही था, लेकिन उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था। न तो वह बदल सकता था और न ही बदल सकता था। स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल की मांग थी कि वह इसके प्रभाव का उपयोग करने के लिए हमला करे, और अगर वह ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल के अतिरिक्त प्रभावों के बिना पूरी तरह से रक्षात्मक हो जाता तो यह सिर्फ एक साधारण रक्षात्मक ब्लेड तकनीक होती। इसलिए लिन शेन सिर्फ इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता था, और अगर कोई समस्या होती तो वह उन्हें हल कर देता। बार बार लिन शेन टाई से भिड़ जाता, लेकिन टाई की तलवार जादू का काम करती दिखती। लिन शेन हमेशा बहुत जल्दी या बहुत देर से ब्लॉक करता, कभी भी उसके ब्लेड को छू नहीं पाता। उसकी गर्दन हमेशा टाई की तलवार के नीचे आ जाती। इससे लिन शेन को एहसास हुआ कि वह और टाई बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। टाई सिर्फ अपने ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल की रक्षा को तोड़ने के लिए लय में बदलाव का उपयोग कर रहा था। फिर भी लिन शेन ने हार नहीं मानी। उसने धैर्यपूर्वक टाई की लय में बदलावों को अपनाया। वह खुद लय में बदलाव करने में माहिर था, बस उन्हें नियंत्रित करने में टाई जितना अच्छा नहीं था। उसकी जुड़वां तलवार मर्ज स्ट्राइक स्वाभाविक रूप से दो लय का संयोजन थी, एक सीधी और एक विपरीत। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में टाई ने अभी भी लय के टूटने का बिंदु पाया, या बल्कि टाई ने अपनी लय को पूरी तरह से बाधित करने के लिए लय का उपयोग किया। ये देखते हुए कि लिन शेन के पास बदलने का जरा भी इरादा नहीं था, टाई जल्दी में नहीं था। अच्छी तरह से जानता था कि मौखिक निर्देश किसी व्यक्ति की जुनूनीता को बदलने के लिए कठिन है, लेकिन कठोर वास्तविकता आसानी से किसी के दृष्टिकोण को बदल सकती है। लिन शेन की ब्लेड तकनीक बहुत अजीब थी। उसकी सभी काटने की आदतें पारंपरिक ब्लेड तकनीकों में धब्बा लगाने जैसी थीं, या बल्कि मांस को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्लाइसिंग हरकतें। या कोई यह कह सकता है कि यह किसी कठोर वस्तु पर चाकू की कठोर घिसाई की तरह था। ये वर्णन करना मुश्किल है कि वास्तव में उस तरह की भावना कैसी होती है। ऐसी ब्लेड तकनीक अजीब लगती थी और इसका उपयोग करना बहुत कठिन था, और औसत व्यक्ति के लिए वास्तविक युद्ध में इन कौशलों को लागू करना आसान नहीं था। लिन शेन के ब्लेड के हर वार में ये तकनीक अपनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी ताकत को नियंत्रित करने में संघर्ष करना पड़ा और अपनी चालों को सुचारू रूप से छोड़ने और वापस लेने में कठिनाई हुई। इसलिए एक बार जब वह अपने ब्लेड से वार करता तो उसे लक्ष्य पर लगना ही था, अन्यथा ये प्रतिद्वंद्वी को फायदा उठाने का अवसर देता। एक साधारण व्यक्ति के लिए लिन शेन से गलती करवाना कठिन था, और अगर वह गलती करता तो उस मौके को भुनाना और भी कठिन था। लेकिन टाई ने लय में हेरफेर करके आसानी से ऐसा कर लिया। लिन शेन केवल धैर्यपूर्वक बार बार टाई की लय के साथ बने रहने की कोशिश कर सकता था, कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि लय में बदलाव से उसकी लय में कोई बाधा न आए। अनेक प्रयासों के बाद लिन शेन ने लय में कमी की भरपाई दोहरे ब्लेड के मर्ज किए गए प्रहारों का उपयोग करके की। भले ही पहले ब्लेड की लय नियंत्रित थी, लेकिन दूसरा ब्लेड समय पर अंतर को भर सकता था। हालांकि जब दूसरे ब्लेड ने टाई के ब्लेड पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे वह हवा में मारा गया हो। फिर लिन शेन ने टाई के ब्लेड को गायब होते देखा, और जब उसने उसे फिर से देखा तो वह उसकी गर्दन पर था। तुम्हारी ब्लेड तकनीक में बहुत सारी कमजोरियां हैं। भले ही तुम लय में बदलाव के अनुकूल हो जाओ, फिर भी तुम्हारे बचाव को भेदने के 1000 तरीके हैं। टाई ने शांति से अपना ब्लेड वापस लेते हुए कहा। ठीक है, चलो फिर से करते हैं, लिन शेन ने चिढ़ के साथ जवाब दिया। हालांकि लिन शेन को पता था कि टाई सही है, लेकिन उसकी मेहनत से विकसित की गई ब्लेड तकनीक को इस हद तक कमतर आंकना किसी को भी परेशान कर सकता है। हाथ में 2 ब्लेड होने के कारण लिन शेन ने एक बार फिर ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल का रुख अपनाया, लेकिन इस बार उसकी आभा काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी। जब टाई ने फिर से अपने ब्लेड से वार किया तो लिन शेन ने पहले की तरह ही उसी चाल से उसका सामना किया। टाई का ब्लेड लिन शेन की आंखों के सामने एक बार फिर गायब हो गया, लेकिन लिन शेन का ब्लेड रुका नहीं। ये सीधे टाई के शरीर की ओर बढ़ गया। यह आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश तकनीक थी जिसे उसने पहले ही समझ लिया था। अगर मैं तुम्हारे ब्लेड को नहीं मार सकता तो मैं सीधे तुम पर वार करूंगा। चलो खून के बदले खून, जिंदगी के बदले जिंदगी लेते हैं और देखते हैं कि कौन दूसरे से ज्यादा टिकता है। लेकिन इससे पहले कि उसका ब्लेड टाई को छू पाता, टाई का ब्लेड पहले ही उसकी छाती तक पहुंच चुका था। लिन शेन को एक दुखद सच्चाई का एहसास हुआ, क्योंकि वह टाई से छोटा था और उसकी पहुंच भी कम थी। टाई का ब्लेड पहले ही उस तक पहुंच चुका था, जबकि उसका अपना ब्लेड टाई के शरीर तक पहुंचने से थोड़ा दूर था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ लंबे हैं, नहीं तो तुम पर सबसे पहले वार होता, लिन शेन ने कहा।
तो फिर से कोशिश करो, टाई ने शांति से कहा। तो फिर कोशिश करो, मैं करूंगा। लिन शेन ने बार बार कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि हर बार वह बस थोड़ा सा चूक जाता था। जल्दी से पहचान गया कि अंतर हाथ की लंबाई जितना सरल नहीं था। दुश्मन की चाल का अनुमान लगाना। एक पल के चिंतन के बाद लिन शेन को समझ में आ गया कि वास्तव में क्या हो रहा था। टाई के पास स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का प्रयोग करने की क्षमता थी। लिन शेन की हर चाल का अनुमान लगाना, उसके हमले पहले से ही उसे निशाना बना रहे थे। फिर भी टाई की क्षमता तियान बुलुओं की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह दुश्मन की चालों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा रहा था, जिससे लिन शेन को लगा कि उसमें बस थोड़ी सी कमी है। अगर यह कोई कम समझदार व्यक्ति होता तो शायद उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि उनमें थोड़ी सी कमी है, बल्कि थोड़ी सी कमी है। ये तीसरी बार जब मैंने इस घृणित तकनीक का सामना किया है और मुझे इसे तोड़ना ही होगा। लिन शेन को ऐसे कौशल रखने वालों के खिलाफ लड़ना विशेष रूप से नापसंद था। इससे लड़ाई बेहद असहज हो जाती थी। हर कदम बाधित होता, जैसे पेशाब करते समय बीच में ही रोकना पड़ता। ये बहुत कष्टदायक और असहनीय था। अगर हताश हो तो लिन शेन फिंगर सैंड का उपयोग करके चुपके से ठंडे तीर चला सकता था या क्रूर शक्ति से कौशल को पराजित कर सकता था। लेकिन अब वह अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसे अपनी तलवारबाजी के माध्यम से इस घिनौने कौशल पर काबू पाना था। मैं उसकी भविष्यवाणियों को कैसे गलत कर सकता हूँ? लिन शेन ने बहुत सोचा लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाया। चूंकि वह टाई की भविष्यवाणियों को गलत नहीं कर सकता था, इसलिए लिन शेन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। तियानशिन और वेई वुफू लड़ाई देख रहे थे। वेई वुफू चुप था जबकि तियानशिन, एक बकबक करने वाला, लगातार बात करता रहा। लिन शेन का ब्लेड कौशल बुरा नहीं है, लेकिन यह उसके भाई से बहुत दूर है। वह जो भी कदम उठाता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसका भाई उम्मीद करता है, जो उसके हाथों में खेलता है। अगर मैं होता तो मैं कम से कम उसके भाई की गति से मेल खा सकता था, जिससे उसकी भविष्यवाणियां बेकार हो जातीं। दुर्भाग्य से उसका ब्लेड बहुत धीमा है। इसका मुकाबला करने का जो तरीका मुझे पता है, अगर मैं उसे बता भी दूं तो भी वह इसे लागू करने की क्षमता नहीं रखता। क्यों नहीं, कोशिश करते हैं। वेई वुफू विचलित होकर अपने शब्दों को निगल गया। हालांकि तियानशिन को वेई वुफू का सुझाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उसने श्रेष्ठता के भाव और हाथ जोड़कर कहा, अपने भाई को सिखाने के लिए मुझे कोई कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ शर्म है? वेई वुफू ने जटिल भाव के साथ तियानशिन से पूछा। लिन शेन की ब्लेड तकनीक का टाई पर कोई असर नहीं हुआ। चाहे लिन शेन ने कितनी भी अप्रत्याशित रूप से अपनी चाल बदली हो, टाई के पास हमेशा एक अप्रत्याशित जवाबी हमला होता था। जैसे जैसे लिन शेन लड़ता गया, उसे लगा कि वह अपने ब्लेड का इस्तेमाल करना भूल गया है। जैसे ही वह कोई कदम उठाता, उसे अपनी तकनीक बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता। इस बिंदु तक अधिकांश लोगों ने विरोध करना लगभग छोड़ दिया होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि लिन परिवार के लोग जिद्दी होते हैं। इस हद तक धकेले जाने के बाद भी लिन शेन ने अपने ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल पर कायम रहते हुए अपना काम जारी रखा और विचलित नहीं हुए। आप मजबूत हैं क्योंकि आप मजबूत हैं। आप जीतते हैं क्योंकि आप जीतते हैं। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बदलने से इनकार करता हूँ। मैं इस रास्ते पर चलता रहूँगा। अगर सड़क अवरुद्ध है तो कोई चिंता नहीं, मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा। मैं दीवार से टकराने पर भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं दीवार खोलूंगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाऊंगा। यह आदमी वास्तव में जिद्दी है। क्या वह अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकता, अपनी ब्लेड तकनीक नहीं बदल सकता? तियानशिन को लिन शेन के लिए इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह दयनीय लग रहा था, जैसे वह अपने हाथ नहीं बढ़ा सकता। ब्लेड से हार, ट्रेन, असफलता, फिर से प्रयास, आत्मा में हार, ये निराशाजनक है। वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। मैं उस सिद्धांत को समझता हूँ, लेकिन अगर आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो क्या आपको वापस नहीं लौटना चाहिए? तियानशिन ने कहा। आप कैसे जानते हैं ये गलत है? वेई वुफू ने जवाब दिया। इस हद तक हावी होने के कारण वह कैसे महसूस नहीं कर सकता कि यह गलत रास्ता है? तियानशिन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए जवाब दिया। अगर कोई मरा नहीं है तो ये गलत नहीं है, वेई वुफू ने कहा। तियानशिन अवाक झुंझलाहट में अपने माथे को रगड़ते हुए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी गलती का एहसास करने का क्या फ़ायदा है? तो ये गलत नहीं है गलत। वेई वुफू ने पूरे विश्वास के साथ सहमति में सिर हिलाया। मेरा यह मतलब नहीं था। तियानशिन को पहले कभी किसी से बात करना इतना निराशाजनक नहीं लगा था। लिन शेन की हताशा वर्णन से परे थी। उसने पहले भी तियान बुलुओं के साथ मुकाबला किया था, जो चालों की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता था, लेकिन तियान बुलुओं के साथ मुकाबला इतना निराशाजनक नहीं था। यह अब केवल भविष्यवाणी नहीं थी। लिन शेन ने महसूस किया, वह पूरे समय अपनी कब्र खोद रहा था, खुद के कूदने का इंतजार कर रहा था। टाई का स्तर तियान बुलुओं से कहीं अधिक था, लेकिन लिन शेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। इतने लंबे समय तक स्कूल में रहना, इस तरह से मुंह पर हाथ फेरना बहुत घुटन भरा था।
वह गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि सिर्फ एक जीत या एक चाल जीतना भी कुछ खास होगा। फिर भी वह आधी चाल भी नहीं जीत सका। हर बार वह इतना इतना करीब था, हर बार वह बस थोड़े से अंतर से हार गया। ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन को उम्मीद दिखाई गई थी, फिर भी यह एक ही समय में अप्राप्य लग रहा था। जाहिर है टाई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। टाई में उसे पूरी तरह कुचलने की ताकत थी, लेकिन उसने ऐसा न करने पर जोर दिया, बस एक बाल से जीतने के लिए और लिन शेन को पूरी तरह से हताश करने के लिए। अब लिन शेन वास्तव में चाहता था कि उसकी भुजाएं कुछ इंच लंबी हो जाएं। कम से कम वह अपने गुस्से को दूर करने के लिए टाई को आपसी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहता था। बेशक वह वास्तव में टाई से मौत तक लड़ना नहीं चाहता था। वह बस बहुत असहज था और कुछ सम्मान वापस पाना चाहता था। इस तरह के दयनीय विचार के साथ ये बिल्कुल असंभव लग रहा था। टाई ने उसे पहले ही इस स्थिति में ला दिया था जिससे ऐसा लग रहा था कि अवसर वही है, लेकिन लिन शेन इसे जब्त नहीं कर सका। लिन शेन उस छोटी सी दूरी को पार नहीं कर सका और उसके पास टाई पर उड़ते हुए चाकू की तरह अपना ब्लेड फेंकने या सफिंग फिस्ट और फिंगर सैंड के साथ उस पर विस्फोट करने का आवेग भी था। समस्या ये थी कि वे ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और टाई असली दुश्मन नहीं था। चाहे लिन शेन में नैतिकता की कितनी भी कमी क्यों न हो, वह इतना नीचे नहीं गिरेगा। जितना अधिक लिन शेन लड़ता उतना ही अधिक निराश होता, जितना अधिक वह लड़ता उतना ही अधिक क्रोधित होता। वह घुटन भरा एहसास अवर्णनीय था। मुझे वास्तव में युद्ध में 40 मीटर लंबी तलवार लानी चाहिए। देखें कि कौन उस लंबाई को हरा सकता है। जैसे ही लिन शेन ने अपना ब्लेड घुमाया, वह चाहता था कि यह और लंबा हो जाए या ब्लेड की हवा उसके प्रतिद्वंद्वी को फिंगर सैंड हवा की तरह नुकसान पहुंचाए। जैसे ही उसने ये सोचा, लिन शेन के ब्लेड ने वास्तव में ब्लेड की हवा का झोंका पैदा किया, जो मुश्किल से एक बाल की चौड़ाई की दूरी पर था। वह सीधा प्रहार बन गया क्योंकि ब्लेड की हवा टाई पर वार करती हुई उसके कपड़े फाड़ देती और उसके स्टील बॉडी पर एक हल्का निशान छोड़ जाती। लिन शेन, तुम धोखा दे रहे हो। हम ब्लेड का अभ्यास करने के लिए सहमत हुए, तुम उस चीज़ का उपयोग कैसे कर सकते हो? तियानशिन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, ब्लेड क्यूई भी एक तकनीक है। इसका उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब है कि यह आपकी ताकत का हिस्सा है। ये प्रहार मेरी उम्मीद से परे था और मैं इसे अपनी निर्धारित गति से चकमा नहीं दे सका। यह मेरा नुकसान है। टाई ने तियानशिन को रोका और जारी रखा। लिन शेन, मैंने नस्लीय रैंकिंग पर आपका प्रदर्शन देखा है और जानता था कि आप स्थानिक मुट्ठी शक्ति और उंगली की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ब्लेड क्यूई का भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। टाई को इस तरह बोलते हुए सुनकर लिन शेन को अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं हुई, नहीं ब्लेड क्यूई का उपयोग करने की विधि में अप्रत्याशित रूप से महारत हासिल करने का उत्साह। चलो जारी रखो, आप ब्लेड क्यूई का उपयोग कर सकते हैं और कोई भी अन्य कौशल जो आप उपयोग करना चाहते हैं, टाई ने कहा। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। तो मैं आ गया, ये जानते हुए कि कौशल बहुमुखी प्रतिभा के मामले में वह टाई से मुकाबला नहीं कर सकता। लिन शेन ने स्वीकार किया कि उसके पास अनुसरण करने के लिए केवल एक ही रास्ता था, ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल, जटिल तकनीकों पर काबू पाने के लिए विशुद्ध शक्ति। जैसे ही टाई ने फिर से हमला किया, लिन शेन ने पहले की तरह ही स्क्रैप स्वॉर्ड तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे अपने ब्लेड क्यू को छोड़ दिया। अचानक लिन शेन ने पाया कि टाई का अपना ब्लेड क्यू के साथ फट गया, जो हवा में लिन शेन के ब्लेड से टकराया। तियानशिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, सिर्फ ब्लेड क्यू? आप ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो इसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरा भाई भी कर सकता है। क्रैक! ब्लेड क्यू की दो धाराएं आपस में टकराईं और आश्चर्यजनक रूप से टाई की ब्लेड क्यू को लिन शेन ने सीधे आधे में विभाजित कर दिया, जो टाई की ओर बढ़ते हुए अपनी दुर्जय गति को बनाए रखता है, जिससे तियानशिन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। टाई थोड़ा हैरान लग रहा था, लेकिन फिर भी एक तरफ कदम रखने और ब्लेड क्यू के टुकड़े को चकमा देने में कामयाब रहा। ये देखकर लिन शेन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोहरी तलवारों को बेतहाशा घुमाया। दोनों ने टाई के हमलों का विरोध किया और उस पर हमला करना जारी रखा, क्योंकि ब्लेड क्यूई ने टाई की तलवारों को अलग कर दिया था और वह उसका पीछा कर सकता था, जिससे वह बच निकलने पर मजबूर हो गया। तुम धोखा दे रहे हो। दूसरा भाई अपनी ताकत रोके हुए है, लेकिन तुम उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो इस तरह से खेलना उचित नहीं है, तियानशिन ने किनारे से गुस्से से शिकायत की। लिन शेन को इस बेवकूफ़ से कोई परेशानी नहीं थी। टाई जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी और निश्चित रूप से उसकी ताकत से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। अगर यह काफ़ी कमज़ोर होती तो टाई ने इसे पहले ही एडजस्ट कर लिया होता। उसकी ब्लेड क्यूई टाई की तलवार को काट सकती थी, इसलिए नहीं कि वह ज़्यादा मजबूत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्क्रैप स्वॉर्ड की तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे ब्लेड क्यूई को स्क्रैप स्वॉर्ड जैसा ही असर मिल रहा था। हालांकि यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि वास्तविक स्क्रैप तलवार के साथ होता, फिर भी यह सामान्य ब्लेड क्यूई की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी था।
लिनशेन की तलवारें बेतहाशा नाचती थीं, क्यूई के ब्लेड हर दिशा में भेजती थीं, जिससे टाई के लिए पहले की तरह उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। और भले ही टाई ने कई तरह की अनूठी ताकतों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन कोई भी लिनशेन की ब्लेड क्यूई का सामना नहीं कर सकता था। वह केवल चकमा देने के लिए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। लिनशेन, जो निराश महसूस कर रहा था, अब पूरी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य हथियारों से लैस व्यक्ति नंगे हाथों से किसी विशेषज्ञ से मुकाबला कर रहा हो। विशेषज्ञ भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन लिनशेन की अपनी ईश्वरीय तलवारों के साथ भयंकर रक्षा के तहत उनके पास हमला करने का कोई तरीका नहीं था। उसके करीब पहुंचना तो दूर की बात है। जब तक टाई ने खुद के लिए निर्धारित सीमाओं को तोड़ने का फैसला नहीं किया, अपनी ताकत और गति को जबरन नहीं बढ़ाया, या दूर से लिनशेन की ब्लेड क्यूई को नष्ट करने के लिए निर्वाण की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वह लिनशेन को दबा नहीं सकता था। साफ है, टाई उस तरह का व्यक्ति नहीं था। कई बार प्रयास करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि वह लिनशेन की रक्षा को नहीं तोड़ सकता, उसने स्वेच्छा से लड़ाई से खुद को अलग कर लिया। तुम जीत गए, मैं तुम्हारी रक्षा को नहीं तोड़ सकता, टाई ने स्वाभाविक रूप से कहा, जीतने या हारने से बेपरवाह। वह धोखा दे रहा है। अगर तुम ज्यादा ताकत लगाते और उसकी ब्लेड क्यूई को तोड़ देते, तो तुम आसानी से उसके साथ खिलवाड़ कर सकते थे, तियानशिन ने कहा। टाई ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में नहीं, ब्लेड क्यूई को चैनल करने का उसका तरीका काफी खास है। समान ताकत के साथ उसकी ब्लेड क्यूई लगभग अजेय है। जब तक मैं निर्वाण की शक्ति का उपयोग नहीं करता, मैं उसके ब्लेड क्यूई को नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा मतलब है, उसका ब्लेड क्यूई उसी स्तर पर अपराजय है? तियानशिन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये बिल्कुल उसी स्तर पर अपराजय नहीं है, लेकिन तकनीक की विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत है, और उसकी रक्षात्मक ब्लेड तकनीक के साथ संयुक्त, जब तक आप उसके ब्लेड क्यूई को नहीं तोड़ सकते, आपको संभवतः उसे हराने के लिए बहुत अधिक ताकत और गति या निर्वाण की शक्ति की आवश्यकता होगी। टाई ने लिनशेन को देखते हुए चिंतनशील रूप से कहा, मुझे कई कौशल याद नहीं हैं, और निर्वाण की शक्ति का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। इसलिए आपको इसके साथ अभ्यास करना चाहिए, यह आपकी मदद कर सकता है। जैसे ही उसने बात की, टाई ने लिनशेन की कलाई पर यांत्रिक कलाई घड़ी वापस रख दी, जिसे लिनशेन ने उसे लौटा दिया था, और कुछ बटन दबाए। अचानक लिनशेन ने अपनी आंखों के सामने दृश्य को बदलते हुए महसूस किया, जैसे कि वह एक समय सुरंग में प्रवेश कर गया हो। अगले सेकंड लिनशेन के पैरों ने ठोस जमीन को छुआ, और जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। क्या? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? लिनशेन ने खुद को एक बार फिर खंडहर हो चुके मंदिरों से भरे उस ग्रह पर पाया। सौभाग्य से अभी भी दिन था, और वे विचित्र जीव अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। उसने जल्दी से महसूस किया कि उसके पीछे सन शूटर जनरल का धनुष अभी भी था। इस धनुष के साथ उसे बस स्वर्ण बुद्ध मंदिर खोजने की जरूरत थी, और वह वापस लौट सकता था। तो यांत्रिक घड़ी वास्तव में इस अजीब ग्रह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं इस घड़ी का उपयोग करता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं? लिनशेन सोच रहा था कि टाई उसे यहाँ क्यों लाएगी जब उसने टाई की आवाज़ सुनी। मेरे पीछे आओ। टाई वास्तव में लिनशेन के ठीक पीछे खड़ा था, उसके साथ टेलीपोर्ट किया गया था। तो वह भी आया। लिनशेन ने टाई का पीछा किया और चलते हुए पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नए रोमांच पढ़ें। जब वे चल रहे थे, टाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको पहले कौन सिखा रहा था, लेकिन आपने जो सीखा है वह असामान्य है, और इसमें सामान्य व्यवस्थित प्रशिक्षण का अभाव है। इस कारण आप सिस्टम के माध्यम से कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ हैं। लेकिन अब हालात इस बिंदु पर आ गए हैं, और आपकी वर्तमान नींव को देखते हुए अब सिस्टम को पूरा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम केवल दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। कौन सा रास्ता? लिनशेन ने पूछा। एक कौशल सभी अन्य कौशल को तोड़ सकता है। अत्यधिक ताकत किसी भी चीज पर हावी हो सकती है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत है कि दूसरे क्या जानते हैं। उन्हें कुचल देना ही काफी है। टाई ने आगे बढ़कर कहा, आपकी ब्लेड तकनीक बहुत ही खास तरीके से ऊर्जा को प्रसारित करती है, हो सकता है कि आप इसे काम में ला सकें। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आपके ब्लेड क्यूई को मजबूत करने की ज़रूरत है, और यह जगह आपकी मदद कर सकती है। ये कैसे मदद कर सकता है? लिनशेन को समझ में नहीं आया कि ऐसी जगह उसकी ब्लेड क्यूई को मजबूत करने में कैसे मदद कर सकती है। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। टाई ने आगे कुछ नहीं बताया और लिनशेन को खंडहर जैसे ग्रह से होते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचाया। मंदिर इतना जीर्ण शीर्ण था कि गेट टॉवर भी गायब हो गया था, केवल मुख्य हॉल ही खड़ा था। फिर भी मुख्य हॉल के ऊपर की पट्टिका भी गायब हो गई थी, जिससे उन्हें पूरी तरह से पता नहीं चल पाया कि अंदर कौन सा देवता विराजमान था। भव्य हॉल के अंदर एक भगवान की मूर्ति लटकी हुई थी। टाई ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और इसे नीचे लाओ, इसे वापस वेदी पर रखो।
ये सुनकर लिनशेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मूर्ति को गले लगाया, मूर्ति के सिर को रस्सी से मुक्त किया और फिर इसे वेदी पर वापस रख दिया। टाई लिनशेन से बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगर वह लिनशेन को नुकसान पहुंचाना चाहता तो लिनशेन विरोध नहीं कर पाता, इसलिए भले ही उसे अभी भी यकीन नहीं था कि टाई उसका दूसरा भाई है, उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। मूर्ति को वापस वेदी पर रखने के बाद मूल रूप से काली मिट्टी से बनी मूर्ति से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। उस चमक के नीचे मंदिर, जो कभी जीर्ण शीर्ण और खंडहर था, ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे की ओर बह रहा हो। सभी ढह चुकी इमारतों को फिर से बनाया जा रहा था। एक पल में यह एक राजसी और शानदार मंदिर बन गया था। मंदिर के भीतर आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी। दिन के उजाले में एक तारा ऊपर की ओर टिमटिमा रहा था, जो दूर से मंदिर के साथ मेल खाता था। आकाश में सूरज भी तारे की शानदार रोशनी को नहीं ढक सका। लिनशेन ने मंदिर की पत्थर की पट्टिका पर उत्कीर्ण चियोऊ मंदिर शब्दों को देखा और थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। मनुष्य हथियार मास्टर चियो के बारे में कैसे नहीं जान सकते, जो मिथक से एक किंवदंती है जिसने पीले सम्राट के साथ संघर्ष किया था। जैसे ही लिनशेन इस बात से हैरान था कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि मंदिर एक बार फिर जीर्ण शीर्ण हो गया है। एक पल में सभी इमारतें ढह गईं, इस बार मुख्य हॉल भी ढह गया और अंदर की मूर्ति भी नष्ट हो गई। जो मंदिर कुछ ही पल पहले तक बरकरार था, वह पलक झपकते ही पूरी तरह खंडहर में बदल गया और पहले की चमक एक क्षणभंगुर सपने के अलावा कुछ नहीं लग रही थी। लिनशेन ने टाई को देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और टाई का इससे क्या मतलब है। घड़ी में निर्देशांक रिकॉर्ड की जांच करें, टाई ने शांति से कहा। लिनशेन ने जल्दी से यांत्रिक घड़ी खोली और पाया कि अब उसमें 4 निर्देशांक रिकॉर्ड थे। उनमें से 2 रियल्म किंग ग्रह और रिंग माउंटेन ग्रह के निर्देशांक थे और लिनशेन इनसे परिचित थे। शेष 2 निर्देशांकों में से एक इस रहस्यमय ग्रह के लिए होना चाहिए और घड़ी अभी भी उल्टी गिनती कर रही थी, ये संकेत देते हुए कि उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद टेलीपोर्टेशन संभव होगा। अंतिम निर्देशांक के लिए लिनशेन अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह कहाँ ले जा सकता है, उसे नहीं पता था कि यह किस स्थान से मेल खाता है। चमकदार दिन के तारे के बारे में सोचते हुए लिनशेन ने टाई की ओर मुड़कर पूछा, क्या यह उस तारे का निर्देशांक है जो पहले चमक रहा था? चियो अपनी स्थिति में लौटता है, दुनिया में स्टार ऑफ आर्म्स दिखाई देता है। आप टेलीपोर्टर का उपयोग करके युद्ध प्रशिक्षण के लिए स्टार ऑफ आर्म्स जा सकते हैं, जो आपके ब्लेड क्यूई और ब्लेड तकनीकों में मदद करेगा, टाई ने समझाया। लिनशेन पूरी तरह से हैरान था, क्या ऐसा हो सकता है कि इन मंदिरों में प्रत्येक देवता एक तारे से मेल खाता हो? क्या मंदिरों में देवता ग्रहों में बदल सकते हैं? यह इतना जादुई नहीं है, ग्रह संभवतः स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में था, बस मंदिर के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ घटनाओं के अंश। मुझे नहीं पता कि इस ग्रह की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मंदिर क्यों है, या मंदिरों में मूर्तियां क्यों लटकी हुई हैं। जब मुझे और याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, टाई ने सोचा। उन मूर्तियों को लापरवाही से मत छुओ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी भावना मुझे बताती है कि उनमें से कुछ बहुत खतरनाक हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लिनशेन ने सहमति में सिर हिलाया और घड़ी देखी, ये देखते हुए कि टाई द्वारा सेट की गई उल्टी गिनती लगभग खत्म हो गई थी। उल्टी गिनती खत्म होने के बाद लिनशेन टाई के साथ वापस टेलीपोर्ट हो गया। टाई ने लिनशेन को स्टार ऑफ आर्म्स में जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन लिनशेन इसके बारे में बहुत उत्सुक था। उसने एक छोटा टाइमर सेट किया और वहां टेलीपोर्ट होने का विकल्प चुना। उसने केवल 3 मिनट का समय निर्धारित किया, ये सोचकर कि यदि स्टार ऑफ आर्म्स बहुत खतरनाक है तो उसे वापस टेलीपोर्ट करने के लिए केवल 3 मिनट तक टिकना होगा। आखिरकार जीवित रहना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। एक पल के चक्कर के बाद लिनशेन ने खुद को प्राचीन कांस्य पर्वत श्रृंखलाओं से ढके एक ग्रह पर पाया। लिनशेन ये कहने ही वाले थे कि एक बार लाइफ बेस जमीन पर गिर जाए तो वह उनके नियंत्रण में आ जाएगा, जिसे याद करना असंभव है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि तांबे की आकृति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और कांस्य तलवार लाइफ बेस जमीन पर फिसलकर आकृति की ओर आ गई। कांस्य तलवार पकड़े हुए तांबे की आकृति ने फिर से लिनशेन पर हमला किया। एक क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड लाइट जो दसियों मीटर लंबी थी, उसकी ओर वार कर रही थी। लिनशेन फोल्डिंग स्टाइल और स्वे स्टाइल सीक्वेंस में इनहेरिटेंस फैन के साथ तेजी से पंखा झल रहा था। कॉन्ट्रेरियन को सेम रूट बॉन्ड स्किल का उपयोग करने के लिए बुला रहा था, उसके साथ एक में विलीन हो गया। कॉन्ट्रेरियन के साथ विलीन हो जाने पर उसके सभी कौशल सक्रिय हो गए। लिनशेन ने इनहेरिटेंस फैन को एक तरफ फेंक दिया और स्क्रैप स्वॉर्ड और उसके म्यान को पकड़ लिया और आगे की ओर बढ़ गया। क्रैक! लिनशेन की स्क्रैप स्वॉर्ड ने क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड लाइट पर वार किया और उसे सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया। लिनशेन ने उग्रता से दोहरी ब्लेड चलाते हुए क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड लाइट का सामना करते हुए कांस्य आकृति द्वारा लॉन्च की गई हर तलवार की रोशनी को रोक दिया और अपनी तलवार को म्यान से पार करते हुए स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप का प्रदर्शन किया, जिसने तांबे की आकृति को काट दिया। तांबे की आकृति तुरंत ही बिना हिले डुले जमीन पर गिर गई।
इसकी जीवन आधार कांस्य तलवार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिन शेन ने अपनी म्यान से उसे नीचे गिरा दिया। निर्वाण प्राणी कांस्य तलवार सैनिक का शिकार। निर्वाण आध्यात्मिक आधार कांस्य तलवार मिली। इससे पहले कि लिन शेन कांस्य तलवार उठा पाता, उसने जो उल्टी गिनती का टाइमर सेट किया था वह समाप्त हो गया और उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया। अपनी पहली यात्रा के अनुभव के साथ लिन शेन ने अपनी अगली प्रविष्टि के लिए बहुत लंबा टाइमर सेट किया। हालांकि जब वह फिर से स्टार ऑफ आर्म्स में पहुंचा तो कांस्य तलवार सैनिक की लाश अभी भी वहां थी, लेकिन कांस्य तलवार आध्यात्मिक आधार गायब था, संभवतः भाग गया था। लिन शेन को ज्यादा परवाह नहीं थी और पहाड़ में कुछ ही दूर पर उसे और भी कांस्य तलवार सैनिक मिले। इस बार उनमें से दर्जनों थे, जिनमें से एक बैंगनी लाल शरीर वाला था जो स्पष्ट रूप से उत्परिवर्तन का संकेत देता था। लिन शेन मुड़ा और भाग गया। इतने सारे कांस्य तलवार सैनिकों का अकेले सामना करना असंभव था, वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। सौभाग्य से वह काफी तेज था। जब तक वह दूर था तब तक कांस्य तलवार सैनिकों ने उसे नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि स्टार ऑफ आर्म्स पूरी तरह से निर्वाण प्राणियों से आबाद है? लिन शेन ने सोचा, इसे बहुत संभावित मानते हुए। ये देखते हुए कि कांस्य तलवार सैनिक जैसी साधारण चीज भी निर्वाण स्तर की थी, यहाँ उस स्तर से नीचे के प्राणी को ढूंढना शायद आसान नहीं होगा। काफी दूर भागने के बाद और पीछा करते हुए कोई कांस्य तलवार सैनिक न देखकर लिन शेन ने गति धीमी कर दी। उसने लापरवाही से घूमने की हिम्मत नहीं की, यह नहीं जानते हुए कि आसपास और भी भयानक जीव छिपे हुए हैं या नहीं। एक पहाड़ का चक्कर लगाने के बाद लिन शेन ने एक तांबे की आकृति को कांस्य चाकू के साथ अकेले अपने आगे चलते देखा। चूंकि यह सिर्फ एक तांबे की आकृति थी, लिन शेन ने पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया और जल्दी से उस आकृति को मार डाला। सभी कौशल सक्रिय होने के साथ साथ कॉन्ट्रेरियन के साथ लिन शेन की युद्ध शक्ति एक साधारण निर्वाण प्राणी की तुलना में परे थी। निर्वाण प्राणी कांस्य चाकू सैनिक को मार डाला। निर्वाण आध्यात्मिक आधार कांस्य चाकू पाया। उसकी घड़ी से एक चेतावनी आई। इस बार लिन शेन ने आध्यात्मिक आधार को भागने नहीं दिया। उसने इसे नियंत्रित करने के लिए शॉकंग फॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर इसे जमीन पर दबा दिया। निर्वाण आध्यात्मिक आधार पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है और तुम भागना चाहते थे। लिन शेन ने इसे अपने भंडारण स्थान में संग्रहित किया। एक मंदिर। लिन शेन ने आगे बढ़ना जारी रखा और आगे एक मंदिर की खोज की जो रहस्यमय ग्रह पर देखे गए चियू मंदिर के समान था, जो पहाड़ की ढलान पर स्थित था। लिन शेन ने करीब से उड़ान भरी और मंदिर की पट्टिका पर 3 अक्षर चियू मंदिर लिखे हुए देखे। लिन शेन ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। चियू मंदिर खाली था, लेकिन मंदिर के मुख्य हॉल में वेदी पर चियू की एक मूर्ति थी। इस स्टार ऑफ आर्म्स और उस रहस्यमय ग्रह के बीच वास्तव में क्या संबंध है? स्टार ऑफ आर्म्स की उपस्थिति केवल रहस्यमय ग्रह से मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के बाद ही क्यों उभरी? क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं का भी अपहरण किया जा सकता है? लिन शेन इसे समझ नहीं पाए। जब लिन शेन इन समस्याओं पर विचार कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक आवाज सुनी, उत्तराधिकारी। कृपया वह हथियार चुनें जिसे आप विरासत में लेना चाहते हैं। लिन शेन ने आश्चर्य से चियू प्रतिमा की ओर देखा जो बोल रही थी। हालांकि चियू प्रतिमा भावहीन, लगभग यांत्रिक थी और उसकी आंखें प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं, जो लिन शेन के सामने एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण में बदल रही थी। लिन शेन के सामने विभिन्न रूपों वाले कई हथियार प्रकट हुए। ब्लेड, भाला, तलवार, हलबर्ड, कुल्हाड़ी, टॉमहॉक, हुक और कांटा, साथ ही कई अन्य हथियार जो लिन शेन के लिए अपरिचित थे। उत्तराधिकारी, कृपया वह हथियार चुनें जिसे आप विरासत में लेना चाहते हैं। प्रतिमा ने शब्दों को दोहराया। मुझे क्यों चुनना चाहिए? मेरे लिए चुनने के क्या लाभ हैं? लिन शेन ने प्रतिमा से पूछा, निश्चित नहीं था कि वह उसका उत्तर दे सकती है या नहीं। कोई भी हथियार चुनें और आप उस हथियार की जन्मजात प्रतिभा प्राप्त करेंगे। उस श्रेणी के हथियार का उपयोग करने से आपको प्रतिभा की वृद्धि मिलेगी और आप उस हथियार के उत्तराधिकारी भी बन जाएंगे। हथियार राजा की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मूर्ति ने वास्तव में विस्तार से समझाना शुरू किया। लिन शेन ने अपनी आंखें खोलकर सुना। सिर्फ एक हथियार चुनने से उसे एक प्रतिभा मिल सकती थी और अगर वह हथियार राजा बन जाता तो वह राजा की प्रतिभा भी प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब था कि उसके पास 2 प्रतिभाएं होंगी। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि सभी हथियारों के राजा के लिए रैंकिंग थी। सभी हथियारों के राजा की उपाधि प्राप्त करने से उसे एक और प्रतिभा की वृद्धि भी मिलेगी, जिससे कुल 3 वृद्धियां होंगी। आपका अगला पठन माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर प्रतीक्षा कर रहा है। क्या मैं कई प्रतिभाएं चुन सकता हूं? लिन शेन ने जल्दी से पूछा। अगर वह एक से अधिक चुन सकता था तो वह सभी प्रकार के हथियार चुन सकता था। फिर किसी भी हथियार का उपयोग करने पर उसके पास प्रतिभा वृद्धि होगी। यह आश्चर्यजनक लग रहा था। हाँ, मूर्ति ने कहा। अच्छा, मैंने उन सभी को चुना है। लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
वह खुद अनिर्णायक था। वह ब्लेड के बजाय डेथ पाउडर का उपयोग करना पसंद करता था, लेकिन डेथ पाउडर कोई हथियार नहीं था और मूर्ति इसके लिए कोई विशेष श्रेणी नहीं बनाती। लिन शेन कुछ उलझन में था, लेकिन चूंकि वह उन सभी को चुन सकता था, इसलिए अब और संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या आप वाकई सभी श्रेणियों के हथियारों के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं? मूर्ति ने फिर पूछा। हाँ, पुष्टि की, लिन शेन ने कहा। अगले सेकंड में सभी हथियार छवियां चमक उठीं, प्रकाश की धाराओं में बदल गईं और लिन शेन के शरीर में घुस गईं, जिससे उसे भीतर एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। तलवार कलाकृति प्रवीणता, ब्लेड कलाकृति प्रवीणता, भाला कलाकृति प्रवीणता, कुल्हाड़ी कलाकृति प्रवीणता। लिन शेन के दिमाग में बेतरतीब जानकारी आती रही। उत्तराधिकारी, अपना नाम छोड़ो। मूर्ति की आवाज़ फिर से गूंजी। मुट्ठी भगवान, लिन शेन ने लापरवाही से कहा। नाम मुट्ठी भगवान, तलवार श्रृंखला उत्तराधिकारी दिखाई दिया है। तलवार श्रृंखला रैंकिंग खुली है। मुट्ठी भगवान सूची में पहले स्थान पर है। तलवार राजा की उपाधि से ताज पहनाया गया है। तलवार राजा प्रतिभा प्राप्त की है। ब्लेड श्रृंखला उत्तराधिकारी दिखाई दिया है। ब्लेड श्रृंखला रैंकिंग खुली है। मुट्ठी भगवान सूची में पहले स्थान पर है। ब्लेड राजा की उपाधि से ताज पहनाया गया है। ब्लेड राजा प्रतिभा। भाला श्रृंखला, विरासत की सभी श्रृंखलाएं शुरू हो गई हैं। सभी हथियारों के राजा की रैंकिंग खुली। मुट्ठी भगवान सभी हथियारों के राजा की सूची में पहले स्थान पर है। सभी हथियारों के राजा की उपाधि से सम्मानित, सभी हथियारों के राजा की प्रतिभा प्राप्त कर रहा है। प्रत्येक घोषणा के साथ प्रकाश की धाराएं लिन शेन के शरीर में विलीन हो गईं।